आज इस सर्वदलीय बैठक में आप उपस्थित सभी माननीय सदस्यगण, आप सब लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज की इस बैठक का विषय मोटा मोटी आप समझ सक रहे होंगे। आज कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर के आज ये एक हम लोगों ने आप सभी लोगों से सलाह मशवरा, आप लोगों से राय जानने के लिए आज सर्वदलीय बैठक की बुलाई है। इसमें उपस्थित हमारे कांग्रेस के तरफ से आदरणीय मंत्री रामेश्वर उरांव जी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से सुप्रियो जी, यहाँ उपस्थित लेफ्ट पार्टी के और यहाँ सभी सम्मानित सदस्यगण, भाई सुदेश महतो जी, यहाँ कमलेश सिंह जी, भोक्ता जी और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष और दीपक प्रकाश जी, क्योंकि आप सब लोग हम लोगों ने मास्क पहन रखा है तो थोड़ा सा हम लोग को एक दूसरे को पहचान पाने में भी थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और सभी उपस्थित हमारे झारखंड प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के सम्मानित सदस्यगण, आज वैश्विक महामारी विगत लगभग हमारे 14-15 महीनों से हम लोग घिरे पड़े हैं। पहले दौर का वैश्विक महामारी के विषय में आपको बताने की आवश्यकता नहीं। आप लोगों के सहयोग से हम लोगों ने एक बहुत शांत वातावरण बनाते हुए उस समय को काटा। लेकिन अभी एक दूसरी लहर के साथ हम लोग फिर से इस संक्रमण में ग्रसित होते जा रहे हैं। राज्य बड़े पैमाने पर ग्रसित होता जा रहा है और हमारे पदाधिकारी हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं विगत 15-20 दिनों से 25 दिनों से, उसके विस्तृत एक छोटा सा आप लोगों को प्रेजेंटेशन भी दिया जाएगा। और इस वैश्विक महामारी में आप लोगों का सुझाव मैं समझता हूं बहुत महत्वपूर्ण होगा, और इसलिए मैंने आप सब लोगों से एक वार्ता करने का ये विचार बनाया। और हम लोगों ने कई क्षेत्रों में तो बहुत तेजी से कदम बढ़ाए हैं, टेस्टिंग को लेकर के और ट्रेसिंग को लेकर के, टेस्ट को लेकर के। और चूंकि अभी लगभग हम लोग 35-37 हजार प्रतिदिन टेस्ट भी कर रहे हैं। वो प्रीवियस हम लोग का इससे पहले के संक्रमण में ही जो हम लोगों ने एक तैयारी की थी छोटी, उसके आधार पर हम लोग अभी तक जो अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको उसी के माध्यम से ये जंग लड़ी जा रही है। इसके अलावा जो हम लोगों ने तैयारी की है वो भी आपको अभी आपके समक्ष रखा जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें दें ताकि आने वाले समय में एक बेहतर निर्णय के साथ राज्य को दिशा दिया जा सके। इस संक्रमण में झारखंड मजदूर, मध्यवर्गीय, लोअर मिडिल क्लास, किसान मजदूरों का ये प्रदेश है। इस राज्य में हमको कैसे हम लोग देखते हैं, हम लोगों को क्या बेहतर निर्णय लेने चाहिए। आज संक्रमण की स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है कि बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज महामहिम राज्यपाल महोदया भी संक्रमित हो गई हैं। और अभी अभी थोड़ा सा हमें एक ये भी खबर आई है कि हमारे स्वास्थ्य सचिव भी संक्रमित के लक्षण पाए जा रहे हैं। और
इस तरीके से कई लोग, हमारे कुछ माननीय विधायक लोग भी संक्रमित हुए हैं। अभी अभी हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के इंद्रजीत महाथा साहब को चेन्नई के लिए रवाना किया। वो यहाँ से एयरलिफ्ट करके उनको भेजा गया है और हम चाहेंगे कि सभी लोग जल्द से जल्द ठीक हों। इसके लिए मौजूदा हालात को ध्यान में रखते हुए कई अलग अलग राय इधर सब जगहों से आ रही हैं। मैं समझता हूं कि आप प्रमुख सदस्यगण कुछ विशेष सुझाव दें ताकि हम लोग एक बेहतर निर्णय ले पाए। तो इसलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री रवि शुक्ला, मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन, कि वो कोविड के बारे में राज्य सरकार की जो वर्तमान तैयारी है उसके संबंध में एक संक्षिप्त। हेलो। तो मैं ही शुरू करना चाहूंगा कुछ सर अभी एक प्रेजेंटेशन जो हम लोगों ने तैयारी की है, कर दीजिए, वो हम आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। वो एक बार इसके बाद उसके बाद रवि जी जरा आप चीजों को आगे बढ़ाएं। ऐसे रखें। इस स्लाइड के माध्यम से देखा जा सकता है, इसके माध्यम से हम लोगों ने ये इसका तुलना अगर भारत से की जाए तो क्या स्थिति है, और विशेष करके जो विगत 7 से 16 अप्रैल का समय रहा है उस समय अवधि में क्या स्थिति रही है। उदाहरण के तौर पर जो सक्रिय संक्रमित केस या एक्टिव केसेस की कुल संख्या है, झारखंड में कुल संख्या 23,045 है और इसमें से अधिकांश संख्या सभी माननीय सदस्यों से ये एक प्रश्न है कि क्या आपको स्लाइड दिख पा रही है और आवाज क्लियरली आ रही है? आवाज कम है। ठीक है, आवाज तो आ रही है। स्लाइड विजिबल है, प्रेजेंटेशन दिख रहा है। आवाज थोड़ा बढ़ाना चाहिए। चार्ट नजर आ रहा है। थैंक यू सो मच। इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखा जा सकता है सर कि जो विगत 7 से 16 अप्रैल तक सबसे ज्यादा हमारे एक्टिव केसेस आए हैं और अब तक झारखंड में कुल कोविड संक्रमण से मृत्यु की संख्या 1336 रही है, जिसमें से कि 232 की संख्या पिछले 7 से 16 अप्रैल के अंतराल में आया है। हमारी अगर कुल मृत्यु दर देखी जाए तो 0.87% है और विगत 7 से 16 अप्रैल के समय अवधि में ये 0.91% रही है। संक्रमण का दर अगर देखा जाए तो जो कुल संक्रमण का दर है झारखंड राज्य का वो 2.40% है, जिसमें से अगर पिछले 7 से 16 अप्रैल के समय अवधि में देखा जाए तो संक्रमण का दर 7.72 है, जो कि भारत की ओवरऑल संक्रमण दर से कम है, लेकिन फिर भी ये बताता है कि हमें और प्रयत्न करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर, जैसा कि आपका सतत निर्देश रहा है कि हम लोग सैंपल की जांच में प्रगति लाएं और अधिक से अधिक संख्या में जांच करें, जिससे कि जो कोविड से संक्रमित व्यक्ति हैं उनकी अर्ली स्टेज पर उनको चिन्हित किया जा सके, उन्हें डिटेक्ट किया जा सके और साथ ही साथ उन्हें आइसोलेट करके उनका ट्रीटमेंट प्रारंभ किया जा सके। इस स्लाइड के माध्यम से ये दिखाया गया है कि पूर्व में जहां एक दिन में 12,000 से 15,000 टेस्ट हुआ करते थे, उसको बढ़ा करके जैसे संक्रमण की दर बढ़ी है, राज्य में हम लोगों ने 35 से 40,000 तक टेस्ट पिछले एक हफ्ते में करने का प्रयास किया है, जिसको आगे आने वाले समय में और इसमें वृद्धि करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये स्लाइड बताता है कि किस प्रकार से झारखंड राज्य में आत्मनिर्भर होते हुए और जो आरटीपीसीआर लैब और उसके संबंधित इक्विपमेंट्स हैं, उसके संबंधित मशीन है, उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित की गई है। जब कोविड-19 संक्रमण का आगाज हुआ था तो उस समय हमारे राज्य में एक भी ऐसा लैब नहीं था जहां आरटीपीसीआर के माध्यम से कोविड की जांच की जा सके, लेकिन काफी कम समय के अंतराल में लैब की स्थापना की गई और आज वस्तुस्थिति ये है कि पूर्व के 2 लैब से हमारे यहाँ 7 सरकारी लैब फंक्शनल हैं। इसी प्रकार से पूर्व में जहां हमारे पास एक भी आरएनए एक्सट्रैक्शन मशीन नहीं था और केवल 2 आरटीपीसीआर मशीन थी, आज की तिथि में हमारे पास कुल 21 आरटीपीसीआर मशीन उपलब्ध हैं और कुल 24 आरएनए एक्सट्रैक्शन मशीन उपलब्ध हैं और इसकी संख्या में आने वाले समय में और वृद्धि करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। ये स्लाइड बताता है कि झारखंड में जो
डेली बेसिस पर केसेस आ रहे हैं उसकी ट्रेजेक्टरी क्या है, उसका पथ क्या है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमें क्लियर यहाँ पर दो वेव दिख रहे हैं। पहला वेव जो है हमारा वो 31 अगस्त 2020 के आसपास था, जबकि एक दिन में सबसे अधिक 3,331 केसेस आए थे। लेकिन अब हम उस स्थिति से आगे निकल चुके हैं। एक दिन में हमारे यहाँ 3,480 केसेस भी आ चुके हैं और ये बताता है कि केसेस की संख्या में किस प्रकार से लगातार वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये स्लाइड बताता है कि कुल एक्टिव केस या कुल सक्रिय केस की स्थिति क्या रही है। पुराने पीक में एक समय में हमारे राज्य में 4 सितंबर को लगभग 15,545 केस थे, जो कि सर्वाधिक एक्टिव केसेस का नंबर था। अभी वर्तमान में ये संख्या लगभग 23,000 तक पहुंच चुकी है। नेक्स्ट प्लीज। जैसे जैसे केसेस की संख्या बढ़ रहे हैं वैसे झारखंड में बेड की स्थिति में भी सुधार किया जा रहा है। और इस स्लाइड के माध्यम से देखा जा सकता है कि हमारे यहाँ पूरे झारखंड में अगर देखा जाए तो बेड की उपलब्धता पर्याप्त है वर्तमान में, और विभिन्न कैटेगरीज में हमारे पास इस समय रिक्त बेड भी उपलब्ध हैं। ये भी देखा जा सकता है कि 1 अप्रैल से लेकर के और 16 अप्रैल के बीच में विभिन्न कैटेगरीज ऑफ बेड्स में, जैसे सामान्य बेड, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड और ऐसे आईसीयू बेड जिसमें वेंटिलेटर नहीं है, और इसके अलावा वेंटिलेटर बेड, इनकी संख्या में किस प्रकार से वृद्धि की गई है। उदाहरण के तौर पर सामान्य बेड की संख्या 1 अप्रैल को 7,200 थी, जिसे बढ़ा करके 16 अप्रैल तक 9,707 कर लिया गया है। इसी प्रकार से ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की संख्या 1,459 थी, जिसे बढ़ा करके 3,802 कर लिया गया है। और ऐसे आईसीयू बेड जिनमें की नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर यूज की जा सकते हैं और ये काफी कारगर साबित हो रहे हैं लोगों की प्राण रक्षा में। ये जहां हमारे पास कुल 481 थे 1 अप्रैल को, आज की तिथि में हमारे पास ऐसे 2,077 बेड उपलब्ध हैं। और वेंटिलेटर की संख्या भी जहां पूर्व में फंक्शनल केवल 502 थे, आज की तिथि में 634 फंक्शनल वेंटिलेटर राज्य में उपलब्ध हैं। हम ये देख सकते हैं सर कि सामान्य बेड का उपयोग दर अपेक्षाकृत कम है और ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की ज्यादा आवश्यकता पड़ रही है। और इसमें भी विशेष करके रांची जिले में ओवरऑल जैसे झारखंड राज्य में बेड की उपलब्धता रिलेटिवली बेटर है, लेकिन रांची जिले में ज्यादा मामले आने की वजह से विशेष प्रयास करने की आवश्यकता हम सभी लोगों को पड़ रही है। नेक्स्ट। इसलिए रांची जिले की विशेष चर्चा करते हुए सर कि हम लोग देख सकते हैं कि पूर्व में जहां 1,500 से 2,000 टेस्ट पर डे हुआ करते थे, अब हम लोग 10,000 से अधिक टेस्ट पर डे कर रहे हैं रांची जिले में। और ये लक्ष्य है कि आने वाले समय में लगातार लगभग 13,000 तक टेस्ट हम लोग रांची जिले में करें। और ये टेस्ट जितना ज्यादा होगा उतना ही एक्टिव केसेस और फ्रेश केसेस के डिटेक्शन का जो कर्व है उसके फ्लैट होने के चांसेस होंगे। इसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसी प्रकार से सर रांची जिले में चूंकि लगातार केसेस की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में बेड की संख्या उपलब्ध कराने के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। पहले चार्ट से हम लोगों ने दिखाया है कि सभी अस्पताल जो रांची में उपलब्ध हैं उनमें कुल बेड की स्थिति कैसी है। 1 अप्रैल को अगर हम देखें तो नॉर्मल बेड की स्थिति क्या थी और उसके बाद से 16 अप्रैल को क्या है। सिमिलरली ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड जो 404 थे 7 अप्रैल को 614 हुए और अभी 16 अप्रैल को 923 हैं केवल रांची जिले में। आईसीयू बेड जो कि बिना वेंटिलेटर के हैं वो 138 थे, बढ़ करके 157 हुए 7 अप्रैल को, और अभी 163 फंक्शनल है जिसको आगे और भी बढ़ाया जा रहा है। सिमिलरली सर वेंटिलेटर की संख्या 57 थी जिसको बढ़ा करके 59 और फिर आगे चल करके 62 किया गया है। इसके अलावा सर रिम्स और सदर अस्पताल की अगर हम बात करें तो जो कि इस फिगर में इंक्लूडेड नहीं है, तो उसमें भी बेड की संख्या बढ़ाई गई है। और जो सबसे क्रिटिकल इसमें ऐसे आईसीयू बेड हैं जिनमें की वेंटिलेटर नहीं है, उनकी संख्या पूर्व में रिम्स और सदर अस्पताल में 0 थी, जिसे प्रारंभ में 5 और अभी 35 ऐसे बेड हमारे फंक्शनल हैं। इसी प्रकार से वेंटिलेटर की संख्या भी 390 से बढ़ाते हुए 138 तक की गई है और कुल जो बेड है उसकी संख्या 387 से बढ़ा करके 599 और अभी वर्तमान में 829 बेड इन दोनों अस्पतालों में उपलब्ध हैं। नेक्स्ट प्लीज। अगले स्लाइड के माध्यम से हम लोगों ने टीकाकरण की स्थिति दिखलाई है। टीकाकरण में झारखंड राज्य का प्रदर्शन अपेक्षाकृत संतोषजनक रहा है। हेल्थ केयर वर्कर के टीकाकरण में पूरे राष्ट्र में हमारा दूसरा स्थान है। फ्रंटलाइन वर्कर के वैक्सीनेशन में टीकाकरण में भी हमारा जो औसत है वो राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। इसके अलावा जो 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग हैं उनके वैक्सीनेशन में भी हमारे यहाँ अच्छी प्रगति की गई है और इसके लिए विशेष करके पंचायत स्तर पर अभियान चलाए गए हैं ताकि पंचायत स्तर पर लोगों का टीकाकरण किया जा सके और एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी की कोई समस्या वैक्सीनेशन के क्रम में ना आए। इसमें संतोषजनक बात यह है कि झारखंड राज्य का जो टीके लगाने के क्रम में वेस्टेज का औसत है वो राष्ट्रीय औसत से कम है। नेक्स्ट। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके नेतृत्व में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय विगत समय में, चूंकि ये पूरी परिस्थिति काफी डायनेमिक है जिसमें त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है,
और इसमें जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं उनमें से 2 कोबास मशीन जिसकी क्षमता एक बार में 1400 टेस्ट करने की है तथा जिससे जो जांच की पूरी प्रक्रिया है वो सरल हो जाती है, ये निर्णय लिया गया है और इससे आने वाले समय में हमारे सैंपल जांच की क्षमता बढ़ेगी और झारखंड राज्य आरटीपीसीआर जांच में और अन्य प्रकार के जांचों में भी और अधिक आत्मनिर्भर बन सकेगा। इसी प्रकार से कुल 8 नए आरटीपीसीआर लैब की स्थापना का निर्णय लिया गया है। आरटीपीसीआर जांच बढ़ाने के लिए वर्तमान में आउटसोर्सिंग के तहत निजी लैब की भी सेवा ली जा रही है। निजी अस्पतालों में 50% बेड को कोविड-19 के इलाज के लिए आरक्षित किया गया है। रिम्स और सदर अस्पताल में कोविड बेड की संख्या में वृद्धि की गई है और इसमें लगातार वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है। सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ आपकी अध्यक्षता में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई जिसमें उन्हें स्पष्ट निर्देश दिया गया कि कोविड बेड की संख्या बढ़ाई जाए और लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए। बेड क्षमता बढ़ाने के साथ साथ उनको ऑक्सीजन सपोर्ट और मरीजों की आवश्यकता के अनुसार सपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए हाई फ्लो नेजल कैनुला, बी टाइप सिलेंडर और वेंटिलेटर भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। इसी प्रकार से होम आइसोलेशन में रह रहे व्यक्तियों के लगातार अनुश्रवण और अनुवीक्षण के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। उनके बीच में मेडिकल किट के वितरण का भी कार्य किया जा रहा है जिससे कि होम आइसोलेशन में उन्हें आवश्यक मेडिसिन मिल सके। कोविड संक्रमण के प्रबंधन के लिए राज्य स्तर से प्रत्येक जिला के लिए एक वरिष्ठ नोडल पदाधिकारी को नामित किया गया है जिनके माध्यम से सतत रूप से स्थिति पर नजर बनाई रखी जा रही है। राज्य में ऑक्सीजन की कमी ना हो और ऑक्सीजन की समुचित उपलब्धता सभी वांछित जगहों पर सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए एक ऑक्सीजन टास्क फोर्स का गठन किया गया है। वर्तमान में राज्य की जो ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता है वो लगभग 390 मेट्रिक टन है जिसके विरुद्ध 310 मेट्रिक टन का उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान में हमारी आवश्यकता लगभग 80 से 85 मेट्रिक टन पर डे की है और आने वाले समय में अगर अधिक आवश्यकता हो तो उसकी पूर्ति के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के राज्य में अभी तक टीकाकरण की अगर हम बात करें तो 23,54,176 व्यक्तियों को कल रात तक प्रथम डोज दिया जा चुका था और कुल 2,126 टीकाकरण के केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य किया जा रहा था। राज्य में कोरोना संक्रमण के प्रादुर्भाव और प्रचार प्रसार को रोकने के लिए कुछ नियंत्रण भी लागू किए गए हैं जिनमें शादी और श्राद्ध को छोड़ करके सभी प्रकार की गैदरिंग पर रोक लगाई गई है। सभी स्कूल, पार्क, जिम, स्विमिंग पूल, मेला, जुलूस आदि पर भी नियंत्रण किया गया है। दुकानों और रेस्टोरेंट को 8 बजे के बाद बंद रखने का निर्देश दिया गया है और जो विशेष प्रयास मास्क को पहनने के लिए, 2 गज की दूरी के नियम को पालन करने के लिए वो किया जा रहा है और राज्य स्तर से सभी जिलों में इसके लिए विशेष अभियान चलाए जाने का भी निर्देश दिया गया है। थैंक यू रवि फॉर दिस प्रेजेंटेशन। मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगा श्री दीपक प्रकाश जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, कि वे अपने विचार व्यक्त करें। श्री दीपक प्रकाश जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री जी को, इन्होंने सर्वदलीय बैठक बुला करके लोकतंत्र में संवाद की भूमिका को निर्वाह करने का काम किया है। हम सब कोई जानते हैं कि हमारे सामने उपस्थित सभी राजनीतिक दल के हमारे सम्मानित अध्यक्षगण, साथ में हमारे मुख्य सचिव और सभी प्रशासनिक पदाधिकारी जो इस सेमिनार में, वेबिनार सेमिनार में उपस्थित हैं। आज झारखंड की जो स्थिति है वो भयावह है, इसको हम सब कोई स्वीकार करते हैं। एक विकृत स्वरूप ले लिया है महामारी ने और ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी इस सरकार के साथ पूरी मजबूती से साथ खड़ी है। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि ऐसे समय में हम भारतीय जनता पार्टी आपके साथ रचनात्मक भूमिका अदा करने के लिए हम पूरी तरह से आपके साथ खड़े हैं और एक एक कार्यकर्ता पार्टी के कार्यक्रमों के अलावा सरकार के कार्यक्रमों को सफल बनाने में लगने का हम लोगों ने तय किया है। महोदय, मैं 5-7 मिनट में अपनी बातों को रखूंगा। मुझे विश्वास है कि एक तो सबसे पहला काम हमारे दृष्टिकोण से, हमारी पार्टी की ओर से हेल्पलाइन कम से कम जिला स्तर पर हेल्पलाइन बनाने की जरूरत है, क्योंकि जो पेशेंट निकलता है घर से तो वो ओह की स्थिति में रहता है कि कहाँ जाए, कहाँ पहुंचे, कहाँ बेड मिले, कहाँ नहीं मिलेगा। इसलिए हेल्पलाइन के माध्यम से हम सब लोग इस बीमारी जो लोग बीमार हैं उनको सहयोग कर सकते हैं, उनके परिवार को सहयोग कर सकते हैं। दूसरा, हम सब लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की कमी हम सब लोग देख रहे हैं, लेकिन राज्य में ऑक्सीजन का उत्पादन बहुत ही ज्यादा है, यहाँ से दूसरे राज्य भी जाते हैं। कमी है तो सिर्फ टाटा उसके सिलेंडर्स की कमी है, उसके लगाने वालों की कमी है। तो मेरा अनुरोध होगा कि टाटा और जिंदल ऐसे हमारे यहाँ पर इस राज्य में बड़े उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाए हुए हैं,
उनसे निवेदन करना चाहिए कि आप सिलेंडर का निर्माण करें। और इस भूमिका में हमको लगता है कि राज्य की सरकार थोड़ा सा टाटा स्टील और जिंदल से बात कर रही है तो सिलेंडर लगाने का काम करेगी। उसी प्रकार जो आपने प्रिस्क्राइब किया दवाओं का, बहुत अच्छा, WHO, भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और झारखंड सरकार ने जो प्रिस्क्राइब किया है दवाओं का, वो दवाएं रांची के बाजार में उपलब्ध नहीं है और जिसके कारण काला बाजारी भी हो रही है उन दवाओं का। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो आपके द्वारा, इस सरकार के द्वारा WHO, भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जो दवाएं का प्रिस्क्राइब किया, वो काला बाजारी ना हो, आम लोगों के उपलब्धता होनी चाहिए। उसी प्रकार से बेड की संख्या के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि बेड की संख्या आपने बढ़ाया है, लेकिन वो हम कह सकते हैं कि आज की परिस्थितियों के लिए वो उपयुक्त नहीं है। हम और कैसे बेड बढ़ाएं, केवल बेड ही नहीं बढ़ाए, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, बेड के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कैसे बढ़ाने का काम करें। केवल झारखंड में रांची ही शहर नहीं, बल्कि 7 ऐसे जो जिले हैं जिसको आप लोगों ने टारगेट किया है, जहां पर सबसे ज्यादा महामारी का प्रकोप है, उन सभी जिलों पर हम सब लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, पूरे प्रदेश में देने की जरूरत है। दूसरी बात हम कहें, घर में इलाज की व्यवस्था हम सब लोग ज्यादा से ज्यादा करें, जिनको जरूरत हो वही हॉस्पिटल में जाए, ये भी सच है। लेकिन सच ये भी है कि उन घर में रहने वाले पेशेंट का मॉनिटरिंग राज्य सरकार के साथ साथ कुछ ऐसे चिकित्सक, ऐसे डॉक्टर जो ऑडियो और वीडियो के माध्यम से उनको सलाह दें, जिससे क्या होगा कि घर में भी रह करके लोग इलाज कर सकते हैं और डॉक्टरों की निगरानी हो सकती है। हम कह सकते हैं इसको मॉनिटरिंग सिस्टम हम सब लोग कैसे करें, ये मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है। साथ में HFNC आज ये वेंटिलेटर्स का वैकल्पिक व्यवस्था है HFNC, और HFNC को हम कैसे और तेजी से क्रय करें और कैसे हम और ज्यादा से ज्यादा राज्य में उसकी संख्या को बढ़ाएं। वेंटिलेटर्स की उपलब्धता कम है। हमने केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्री से भी बात किया था, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के सचिव हमारे पास कहें, हम और वेंटिलेटर्स बढ़ाने की जरूरत, हम मदद करेंगे। एक अनुरोध है कि एक रेमडेक्स जो इंजेक्शन है, जिस संदर्भ में लगातार चर्चा हो रही है, ये रेमडेक्स इंजेक्शन जो है, ये इसकी व्यवस्था जो है, हम सब लोग जानते हैं कि अभी जो है सो ड्रग इंस्पेक्टर के हाथों में है और ड्रग इंस्पेक्टर के माध्यम से उसका लोगों के पास पहुंचाने का व्यवस्था खड़ा किया गया हॉस्पिटलों के माध्यम से। मेरा एक यही अनुरोध है कि ड्रग इंस्पेक्टर के किया जाए, लेकिन साथ ही साथ इसकी मॉनिटरिंग की जाए कि किस हॉस्पिटल में ये गया है और किस पेशेंट ने इसका उपयोग किया है। इसलिए इसका एक बुलेटिन प्रत्येक दिन राज्य सरकार उसको जारी करे, बड़े लोगों को इंजेक्शन मिले, प्रभावशाली लोगों को इंजेक्शन मिले, जो इसके नितांत आवश्यक जिन लोग हैं उनके पास ये उपलब्ध हो। ये राज्य सरकार और हम सब लोग चाहते हैं कि इस प्रकार के उनके पास मौजूद। दूसरा जो है, मेरा कहना ये सिप्ला कंपनी का है, तो सिप्ला कंपनी की जो यहाँ पर जो वेयर हाउस है, वेयर हाउस में कितने स्टॉक हैं और कितना हॉस्पिटल्स में गया है, इसका वेरिफिकेशन होना चाहिए। क्योंकि मुझे जो जानकारी मिली है कि सिप्ला के वेयर हाउस से हॉस्पिटल में उन लोगों के पास पहुंच रहा है जो उनकी जरूरत नहीं, उनको उस इंजेक्शन का उसको दिया जा रहा है। एक मेरा और अनुरोध है कि ये इंजेक्शन के संदर्भ में हम सब लोग स्टॉकिस्ट के माध्यम से, शायद मुझे जो जानकारी मिली, स्टॉकिस्ट के माध्यम से इस इंजेक्शन को परचेज कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है आप सब राज्य की सरकार सीधा मैन्युफैक्चरर से बात करें। मैं इस संदर्भ में केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर मिस्टर गौड़ा से बात किया, उन्होंने कहा कि आपकी जरूरत जहां पर होगी आप बताइए, केंद्र की सरकार आपके साथ खड़ा नजर आएगी। इसलिए मेरा अनुरोध है, राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, इसलिए उनके नेतृत्व में लड़ाई भी लड़ना है, लेकिन साथ ही साथ ये कहना है कि ये परचेज हम लोग स्टॉकिस्ट से नहीं करके सीधा मैन्युफैक्चरर से करें। अहमदाबाद की कंपनी है, इसलिए हम सब लोग इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। एक और मेरा आपसे अनुरोध है कि इसके साथ साथ हम सब लोग जानते हैं कि टेस्टिंग के बारे में रिपोर्टिंग आया, अच्छा रिपोर्ट आया सरकार के द्वारा कितने रिपोर्टिंग किए आया कि 12,000 13,000 टेस्टिंग किए जा रहे हैं। टेस्टिंग की संख्या को बढ़ाया जाए, टेस्टिंग की संख्या अधिकाधिक किया जाए, क्योंकि आप सबको जानते हैं कि टेस्टिंग के माध्यम से आगे की लड़ाई को हम जीतने में सफल होंगे। उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि मास्क
और तेजी से व्यापकता से ग्रामीण क्षेत्र में कैसे लोग पहने, क्योंकि ये विकराल रूप धारण कर लिया, नीचे तक ही इसकी ये पहुंचने वाला है। इसका हम सब लोग ध्यान दें। और टीकाकरण अभियान एक जन आंदोलन बने, जन आंदोलन बने। मैं तो आग्रह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक पंचायत में टीकाकरण का अभियान चले और पूरे जनता उसके साथ, सभी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर इसको प्रोत्साहित करें। जब हम बूथ में खड़ा होकर के अपने मतदाताओं को वोट देने के लिए आग्रह कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, तो टीकाकरण का अभियान भी हम सब लोग अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए और तेजी से कैसे करें, इसका हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे। हमको लगता है ये बहुत बड़ा अभियान। एक मेरा अनुरोध है कि आखिर इस महामारी को रोकने के लिए चेन को तोड़ना पड़ेगा, इस महामारी के चेन को रोकना पड़ेगा। और उसके पिछले बार के अनुभव है कि लॉकडाउन शब्द हम लोगों ने उपयोग किया था, उसी प्रकार से हम दिल्ली के प्रसंग में कह सकते हैं, वहां पर वीक एंड कर्फ्यू का नाम दिया गया। उसी प्रकार से हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो फोर्ट नाइट लॉन्ग कर्फ्यू का नाम दिया गया है। अब इसका नाम अब जो भी देश कहते हैं सरकार को देना है, उनका निर्णय लेना है। लेकिन मेरा कहना है कि कोई भी नाम हो, लेकिन चेन को तोड़ना पड़ेगा। और चेन को तोड़ने के लिए हमको कोई भी नाम से, हम चीन को तोड़ने के लिए सप्ताह में 3 दिन कर सकते हैं क्या, 2 दिन कर सकते हैं क्या, 6 दिन कर सकते हैं, ये आप सब हम सब लोगों के विचार का विषय है। एक मेरा और निवेदन है कि राज्य में सभी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, माले हो, या कांग्रेस हो, या जेएमएम हो, सब मिलकर को इस लड़ाई को लड़ना है। हमको सबको मिलकर लड़ना है। और कह सकते हैं कि सत्ता एवं दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके लड़ना है। 3.25 करोड़ जनता के हित के लिए लड़ना है। दलीय आधार को छोड़ते हुए हम सब लोगों का लक्ष्य एक होना चाहिए कि हम सब लोग, मानव समाज पर यह संकट आया है, हम सब मिलकर के एकजुट होकर के इस लड़ाई को जीतेंगे। और हम लोग लड़ाई जीतेंगे भी, ये संकल्प है। मानव समाज बचेगा। इस प्रकार के पिछले कई घटनाओं का उल्लेख किया जाए, कई सदी, हर सदी इस प्रकार की महामारियों का जिक्र आया, उसको आम लोगों ने जीतने का काम किया। एक मेरा निवेदन और मुख्यमंत्री जी है कि जितने जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, विधायक निधि होता है, विधायक निधि कोष होता है। विधायक निधि कोष के माध्यम से हम इसमें और इस महामारी की लड़ाई में, अपने अभियान में, हम कह सकते हैं महायज्ञ में, हम उसको और कैसे आहुति दें। हम अपने विधायक निधि कोष से कैसे समाज में जोड़ने के लिए सरकार को मदद करें। और सरकार से मेरा आग्रह और निवेदन होगा, जो विधायक निधि कोष होता है उसको इस महामारी में लड़ने के लिए आपकी अनुमति प्रदान की जाए। मुझे विश्वास है कि हम सब लोगों ने मिलकर के, हम सब लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, और सत्ता आती और जाती है, हम लोग जानते हैं, कभी आपके पास कभी मेरे पास, लेकिन ये मानव समाज के पास संकट आया है और ये संकट को हम सब लोग मिलकर के लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है, सरकार के साथ खड़ी है इस लड़ाई में। आपको बहुत बहुत अभिनंदन। आपने इस प्रकार का, आप लोगों ने, मैं सर्वदलीय बैठक आपके नेतृत्व में बैठा है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, केंद्रीय सरकार में जो मंत्री हैं, चाहे स्वास्थ्य मंत्री है, उनसे भी हमने बात किया, उन्होंने सहयोग देने की बात की। केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर से भी बात किया, मेडिसिन के संदर्भ में उन्होंने भी सहयोग देने की बात की। ऑक्सीजन के संदर्भ में हमने भारत सरकार के मंत्री, जो ऑयल एंड नेचुरल गैस के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से बात किया, उन्होंने भी सहयोग देने की बात की। साथ ही साथ जो कोल, यहाँ पर जो कोल सब्सिडरी है कोल इंडिया की, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल के जो मंत्री हैं, उनसे भी, प्रहलाद जी से भी बात की, उन्होंने भी सहयोग देने की बात की है। इसलिए हम सब लोग मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। हर कोई यहाँ पर आपके साथ साझेदार के रूप में खड़ा होगा। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है कि ये संकट हम बहुत जल्द को दूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और अभी सभी तमाम जितने लोग आए हैं, सबको मिलकर के, साझा होकर के लड़ने की जरूरत है, और हम सब लोग लड़ेंगे, और मुझे विश्वास है कि जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। थैंक यू सर। आपने बहुत बहुमूल्य सुझाव दिए, और खास करके जो ये आश्वासन दिया कि आप सरकार के साथ हर कदम पर खड़े हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा श्री रामेश्वर उरांव जी, अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सर आप अपने विचारों से हमें अवगत कराना चाहेंगे। श्री रामेश्वर उरांव जी। सबों को नमस्कार। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर्वदलीय मीटिंग बुला करके
आपने यह प्रमाणित किया कि यह गठबंधन सरकार पूर्णतः प्रजातंत्र पर विश्वास करती है, सबकी सहमति लेकर आगे बढ़ना चाहती है। और भाजपा के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष दीपक जी को भी धन्यवाद दूंगा। इतना बढ़िया संतुलित भाषा का प्रयोग किया और उन्हें आश्वासन दिया कि भाजपा सरकार के हर कदमों के साथ है। ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत अच्छी सोच है, पॉजिटिव सोच है। इसके लिए उनको मैं धन्यवाद देता हूं। मैं जगह जगह से बात कर रहा हूं। कल लोहरदगा भी गया था, वहां भी कुछ बात किया, टेलीफोन से और जगह भी बात किया। ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, ये अपने में हमको सोचना है। इस टेस्टिंग का तो हमने आंकड़ा दे दिया, लेकिन सब जगह से शिकायत है कि टेस्टिंग तो हो रहा है, लेकिन हफ्ता भर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। तो हो क्या रहा है कि जो टेस्ट दिए हैं उनमें एक भय का वातावरण हो रहा है कि हम पॉजिटिव होंगे कि निगेटिव होगा हमारा। तो इसको अगर हम इसको बढ़ा सके, हफ्ता भर से कम कर सके, तो हम समझेंगे लोगों के बीच। देखिए, अल्टीमेटली हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। लोगों के बीच संतुष्टि का स्तर हुआ है वो बेहतर होगा। इसमें दो मत नहीं कि सरकार की तैयारी बढ़िया है, सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। आंकड़ों में भी आपने दिखाया, उसको देखेंगे लोग तो समझेंगे और सरकार पर विश्वास उसका और बढ़ेगा सरकार पर, कि सरकार उनके लिए कर रही है और वो आश्वस्त होंगे। यहाँ जो कल भी मैं कुछ पदाधिकारियों से बात कर रहा था, मैंने कहा कि लोड आ रहा है सभी जगह से रांची में। रांची बहुत बड़ा शहर नहीं है, हम लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा शहर है, लेकिन बाहर की दुनिया में जाइए, दिल्ली चले जाइए, बम्बई जाइए, तो रांची तो एक बड़ा सा मोहल्ला और सारा का सारा जो है भीड़ रांची आ जाती। तो अभी नहीं तो हम लॉन्ग टर्म में सोचे कि कैसे इस भीड़ को हम नजदीक के जिलों में बदलें। यहाँ के जो लोग आते हैं, यहाँ का पानी का उपयोग करते हैं, बिजली का उपयोग करते हैं, हर चीज का उपयोग करते बदलें। तो मैंने कल कुछ पदाधिकारियों से बात की, उन्हें कहा था कि बगल के जिले हैं, जैसे कुटी है, रामगढ़ है, लोहरदगा भी हो सकता है। अगर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ कुछ वहां शिफ्ट करें, महामारी के ख्याल से खाली, बाकी और अन्य बीमारी के लिए जैसे कैंसर वगैरह होगा, अगर हम शिफ्ट करेंगे तो ये जो बोझ होता है रांची में कैपिटल में, वो कम होगा, इलाज भी हो जाएगा, वातावरण भी वहाँ बढ़िया है, जंगल पहाड़ है वहां पर रामगढ़ में, कुटी, लोहरदगा में। इसको लॉन्ग टर्म, अभी के लिए नहीं बोल रहे, लेकिन क्योंकि बात चल रही है तो दीर्घ काल के लिए इस पर हमको विचार करना चाहिए, ये मैं बताना चाहता। अच्छा, और जिलों में भी बेड्स हैं और यहाँ शिकायत होती है बेड की कि बेड नहीं मिल रहा है। तो और जिलों में भी जो नजदीक के जिले हैं वहां भी हम कोशिश कर सकते हैं। इसमें लोगों से बात करने में ये भी लोग कहना है, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, अपनी भी बात कर रहा हूँ, लोगों की बात। लोगों का कहना है कि 45 साल से ऊपर वाले को टीका दिया जा रहा है। तो यहाँ खास करके अनुरोध करूंगा दीपक जी से मैं कि थोड़ी पॉलिसी बदली जाए। पॉलिसी ये बदली जाए कि जहां जहां कोरोना संक्रमण ज्यादा है, शहरों में ज्यादा है, तो शहरों में इस सीमा को, उम्र की सीमा को कम किया जाए। अभी देख रहे हैं कि कम उम्र के लोग संक्रमित हो रहे हैं और उनकी मृत्यु भी हो जा रही है। अभी 30-28 साल जान पहचान के लोग थे, 28 साल में बेचारे चले गए, 32 साल में चले गए। तो अगर शायद उनको टीका मिला रहता तो शायद उनकी जान बच जाती। तो क्यों नहीं बाकी जगह में छोड़, जहां भी नहीं है संक्रमण उसको छोड़ करके, जहां पर जिन शहरों में, रांची इसमें आता है, जमशेदपुर आता है, धनबाद आता है, बोकारो आता है, हजारीबाग भी, दुमका भी आ जा रहा है। ऐसे जगहों में अगर उम्र को कम करके 45 से नीचे कर दे, ऐसे जगहों के लिए तो हम सबको टीका दे दें तो एक आत्मविश्वास बढ़ेगा लोगों में। और साथ साथ अगर संक्रमण होगा भी तो डॉक्टरों का कहना है कि उतना घातक नहीं होगा। तो क्यों नहीं इस पर हम विचार करें, ये कर सकते हैं, केंद्र की सरकार कर सकती है। और मैं समझता हूँ जरूर बात करेंगे हमारे मित्र दीपक जी। दीपक जी, आप जरूर बात कीजिए भारत सरकार से, ऐसे जगहों में कम से कम जरूर इसको कम कर दीजिए उम्र को।
ताकि सबको मिल सके और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके। इसके बाद एक फिर बात आती है सोशल ये लॉकडाउन की चर्चा लोगों में होती है रोज। अभी भी कई दफा फोन आए, अभी टेलीफोन बंद कर दिया हूँ, क्या होगा सर, टोटल लॉकडाउन हो जाएगा, कंप्लीट लॉकडाउन होगा, क्या होगा? हम लोग ऐसा नहीं होगा, इस स्थिति पर विचार करके सरकार करेगी। तो पिछले जैसा नहीं है, पिछले जैसा नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन होगा, कुछ रेस्ट्रिक्शन तो बढ़ेगा ही। तो लोग भी कहते हैं और हम लोग भी मानते हैं कि हम लोग को इकोनॉमिक लॉकडाउन की ओर नहीं बढ़ना चाहिए, सोशल लॉकडाउन, शादी ब्याह इत्यादि, और रिलीजियस लॉकडाउन। अब छठ का पर्व है, यहाँ भीड़ नहीं लगे, संक्रमण भीड़ लगेगी तो संक्रमण बढ़ेगा। एक रेगुलेशन हो, लोग रेगुलेटेड रहें, कम जाए, जरूर जाए, पूजा पाठ करें, मना नहीं है, लेकिन कम लोग जाएं। कम लोग जाएंगे तो संक्रमण का डर भी कम होगा मेरे ख्याल से। इसके बाद एक सलाह और अभी बात कर रहा था मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, उन लोगों से बोला कि आप लॉकडाउन लगेगा, लॉकडाउन नहीं लगेगा, रेस्ट्रिक्शन लगेगा, तो किस तरह का रेस्ट्रिक्शन आप पसंद करेंगे? आपका व्यापार चलता रहे, आप किस तरह का रेस्ट्रिक्शन लगेगा कुछ कुछ? तो उनका कहना है कि सेक्टर वाइज कर दीजिए, जैसे कि 3 दिन आप खोले क्लोथ सेक्टर को, कपड़ा सेक्टर को बंद कर दीजिए 3 दिन के लिए, 3 दिन के खोल दीजिए हार्डवेयर को, इसके बाद और इसी तरह से सेक्टर वाइज करके खोलिएगा तो हमको कोई एतराज नहीं होगा, हमारा व्यापार भी चलता रहेगा और हम सेग्रीगेशन में भी रहेंगे और चेन को तोड़ने में भी कामयाबी सरकार को, समाज को, देश को मिलेगी। तो इस पर भी हम विचार कर सकते हैं। और अभी है क्या कि बाहर से लोग आना शुरू हो गए, अभी गांव देहात से बात होती है लोग, तो महाराष्ट्र वगैरह से खास करके, गुजरात से खास करके जो चले भी गए थे हमारे प्रवासी मजदूर भाई, वो भय की वजह से, क्योंकि वहां ज्यादा फैल रहा है, भय की वजह से धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। वापस आ रहे हैं तो गांव चले जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं, अगर संक्रमित होकर आ रहे हैं तो फिर ये संक्रमण की जो है वो गांव में भी फैलेगा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको स्क्रीनिंग करें और जो पाए जाए संक्रमण तने भी संदेह हो, तो पहले जैसा हम लोग किए थे, क्वारंटाइन किए थे, आइसोलेशन में रखे थे, वो व्यवस्था फिर से लागू हो जानी चाहिए जिलों में, जो अभी नहीं है, उसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। फिर अभी से ही तैयारी हमारी होनी चाहिए, सरकार को करना चाहिए कि जो आ रहे हैं तो गरीब लोग हैं, उन रोजगार छोड़ कर आ रहे हैं, रोजगार चाहिए, तभी से हम कैसी व्यवस्था कर सकते हैं कि रोजगार उनको कुछ समय के बाद दे सके। मनरेगा का काम चल रहा था, आलमगीर आलम से बात हो रही थी, 5 लाख मैंडेज रोजाना लोगों को मिल रहा है, वो ठीक है, लेकिन और भी व्यवस्था अगर कर सके तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए, मैं ये कहना चाहूंगा। फिर एक सलाह आ रही है कि अभी डॉक्टर की कमी हो रही है, कुछ इन्फेक्टेड भी हो रहे हैं, खुद रिम्स में ही बात हो रही थी तो बोला कि हमारे डॉक्टर इन्फेक्टेड हो गए, नर्सेस इन्फेक्टेड हो गए। तो सलाह आई कि जो फाइनल ईयर में एमबीबीएस के लड़के पढ़ रहे हैं, नर्सेस जो है फाइनल ईयर में जो है, वो हम लगाएं इस काम के लिए, तो डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी, नर्सेस की कमी नहीं रहेगी। तो सरकार इस पर भी विचार कर सकती है। फिर ये भी सलाह आ रही है लोगों की कि जैसे पहले बड़ा बड़ा कंटेनमेंट जोन बनाए थे, उसकी जरूरत नहीं है उस तरह का भी, लेकिन जहां वो रजिस्ट्रा भी हमने रांची में किया, मेकन कॉलोनी में किया, माइक्रो कंटेनमेंट जोन का मेकन कॉलोनी को खाली रखा, उस तरह से जहां ज्यादा हो रहा है इंसिडेंस, जहां मिले तो उसको हम लोग कंटेनमेंट जोन घोषित कर सकते हैं, आवाजाही वहां से बंद कर सकते हैं ताकि चला गया आवाजाही लोगों का बंद रहे कुछ दिन के लिए, तो इससे चेन तोड़ने में आसानी होगी। तो कहाँ गए, बंद हो गया क्या? चालू है। और फिर सरकार निर्णय लेगी ही, कल गए थे तो लोग लोहरदगा में बोले कि सर आंगनबाड़ी को बंद कर दीजिए, लेकिन पहले जो व्यवस्था थी बच्चों को घर में ही अनाज पहुंचाने का, वो व्यवस्था कर, तो सरकार को इस पर भी विचार करना चाहिए। सरकार कर रही होगी, लेकिन क्योंकि लोगों ने कहा तो मेरा फर्ज बनता है कि लोगों की क्या थिंकिंग है गांव देहात में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ।
तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, और लोगों का मैं भी सुनूंगा। अभी इतना ही विचार दे रहा हूँ, बाद में और विचार आएंगे तो जरूरत पड़ेगी तो मैं भी कुछ बोल सकूंगा बाद में, लेकिन अभी इतना ही बोलकर बात को समाप्त कर रहा हूँ। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर अपने बहुमूल्य विचारों के लिए। आपने ठीक कहा सर कि माइग्रेंट लेबर जो आ रहे हैं हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और उससे गांव में भी कोविड फैलने का खतरा है सर। हम उस चैलेंज को प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ टैकल करेंगे। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा श्री सुप्रियो भट्टाचार्य, महासचिव झारखंड मुक्ति मोर्चा से, कि अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। श्री सुप्रियो भट्टाचार्य जी। म्यूट है इधर से कि आपने भी। हेलो, सुन पा रहे हैं? आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बहुत क्लियर आवाज आ रही सर, बोले जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को। हमको याद है कि इसी कोरोना का संकट काल में लॉकडाउन के ठीक पूर्व, या लॉकडाउन लग चुका था पूरे देश में, उस वक्त हम लोगों ने प्रोजेक्ट बिल्डिंग में एक सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया था, और उसी से यह स्पष्ट हो गया था कि यह सरकार सबकी राय लेकर ही आगे का निर्णय लेती है, जिसके कारण पिछला जो हम लोगों का जो संघर्ष रहा था वो काफी, हम कह सकते हैं, उपलब्धियों वाला भी था, और सबने उस पर एक साथ मिलकर सरकार के साथ में उस संकट को सामना किया था। लेकिन पुनः इस संकट को सरकार के द्वारा नहीं, हम लोगों ने अपने ही द्वारा आमंत्रित किया। जो अवहेलना हम लोगों ने सरकारी जो भी दिशा निर्देश थे, जो भी इंस्ट्रक्शन थे, जो भी गाइडलाइंस थे, उन गाइडलाइनों को हमने खुद ही तोड़ा है, और खुद ही तोड़कर आज एक बहुत महासंकट की ओर हम लोग बढ़े। क्योंकि हम लोगों ने अपने आप को, जो भी पेंडेमिक है, उससे खुद को बड़ा मान लिया था, और बड़ा मानने का बहुत सारा कारण भी दिखा था। क्योंकि जब बिहार का इलेक्शन हुआ था, हम लोगों के यहाँ पर भी इलेक्शन हुआ, अभी 5 स्टेट में इलेक्शन चल भी रहा है बंगाल में, तो वहां पर जिस प्रकार से सेंट्रल लीडरशिप के द्वारा चाहे स्टेट लीडरशिप के द्वारा जो रिफ्लेक्शन आया, लोगों को लगा कि हम अब इस लड़ाई से ऊपर उठ चुके हैं, और कहीं ना कहीं सावधानी से यदि दूर भी हट गए तो अब हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये मानसिकता हम लोगों में जिस दिन से घर कर गई, हम एक महान संकट की तरफ और तेजी से आगे बढ़ गए। अब जब संकट द्वार पे फिर से खड़ा हो गया, तब हम पूरी तरह से ये तड़प रहे हैं, सरकार से कुछ अपेक्षाएं भी ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन हम अपना कर्तव्य को अभी भी पूरी तरह से माने नहीं है। मेरा हमको लगता है कि अब इस बात पे नहीं जाना चाहिए, लेकिन जो आगे का तस्वीर है, सरकार तो अपना काम कर रही है, बेहतरी से काम कर रही है। हर सरकार चाहती है कि वो डिलीवर करे, और खासकर स्वास्थ्य में तो किसी भी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज ना करे। ये तो हमारी सरकार की भी प्राथमिकता है, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन इसपे भी जो आपदा है, उसमें भी जो अवसर खोजने वाले लोग हैं, वो भी कहीं छुपे हुए नहीं। खासकर 2 चीजों पर, एक प्राइवेट हॉस्पिटलाइजेशन पर, दूसरा जो एसेंशियल ड्रग्स है, चाहे वो रेमडेसिविर हो चाहे एक्टेमरा हो, ये 2 ऐसे लाइफ सेविंग ड्रग्स है जिनको लेकर खुले बाजार में जिस प्रकार से खेल खेला जा रहा है, उसका परमिशन हमको लगता है सभ्य समाज नहीं देता है। तो मेरा सबसे पहले एक डिमांड भी होगा कि सरकार एक सोशियो हेल्थ ऑडिट टीम बनाए। क्योंकि आप देखेंगे कि जो बड़े हॉस्पिटल है, जो नामी हॉस्पिटल है इस राज्य में, वो सभी जो प्राइवेट प्रबंधन है, वहां पर जिनका अपना कुछ ज्यादा व्यक्तिगत पैरवी है, वो क्या हो रहा है, यदि कोविड पॉजिटिव हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा उनपे कोई सिम्टम्स भी डेवलप नहीं हो रहे हैं, लेकिन वहां पर जाके वो बेड को ऑक्युपाई कर ले, ऑक्युपाई करके वहां पर समय बिता रहे कि जब तक हम फिर से नेगेटिव ना हो जाए
हम हॉस्पिटल के अंदर ही रहे, जबकि जो एक्चुअल नीडी है उनको क्या हो रहा है कि बेड मिलने में प्राइवेट हॉस्पिटल में भी तकलीफ है, सरकार में तो है ही है। इसलिए हमको लगता है कि एक डेली का एक चार्ट डिस्प्ले होना चाहिए और ये मैंडेटरी हर हॉस्पिटल को करना चाहिए और हर हॉस्पिटल का एक रेगुलर ऑडिट होना चाहिए कि वहां पर रियली इमरजेंसी के मरीज कितने हैं और कितने मरीजों को हम घर में रखकर, क्योंकि हम यदि एक टीम ये भी बनाए हम लोग कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स है जो प्रैक्टिस करते हैं उनका भी एक यदि टीम बना दिया जाए, कुछ मोहल्लों को लेकर, कुछ गांवों को लेकर, कि आप अपने इलाके के लोगों को, जो घर पे लोग हैं उनको मॉनिटर कर लीजिए, तो हमको लगता है कि एक बेहतर उपाय की तरफ हम लोग जा पाएंगे। बेड बढ़ाना है, बेड के लिए केवल ऑक्सीजन नहीं चाहिए, बेड के लिए हेल्थ वर्कर्स भी चाहिए। हेल्थ वर्कर हमारे पास आज के दिन में बहुत अच्छे स्थिति में तो हम नहीं है, इसको हम लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए हमको लगता है कि 2 मेगा सेंटर हम लोगों के पास बन सकता है जो हेल्थ के लिए। और सबसे अच्छी चीजें हैं कि हमारे यहाँ पर झारखंड में और अगल बगल के 2 जिलों मतलब रांची और रामगढ़ में 2 बड़े बड़े मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल्स में बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी, साथ साथ जो पीएसयूज है उनके भी अपने अपने हॉस्पिटल्स है, वो हॉस्पिटल भी हमारे काम आ सकते हैं। तो इस इमेज से कुछ स्टाफ को हम लोग यदि कुछ लेंड कर ले और उनके सुपरविजन में हम लोग यदि ये क्वारंटाइन सेंटर बोलकर यदि चला पाए, क्योंकि देखिए उसमें 2 चीजें रहती है। एक तो जैसे आर्मी नाम सुनेगा आदमी तो वो अपने आप में डिसिप्लिन हो जाएगा, क्योंकि वो सिविल जो भी अथॉरिटी है उसको से ज्यादा वो आर्मी अथॉरिटी को डरता है, उसको अवॉइड करेगा। तीसरा है हमारा जो आज के दिन में जो यहाँ पर स्थिति है, उस स्थिति इमरजेंसी स्थिति में हम लोग हैं। तो इस इमरजेंसी स्थिति से हम लोगों को यदि निकल के आना पड़ेगा, हम लोगों को बुरा लग सकता है, कुछ एक्टिविटी हम लोगों को रोकना पड़ सकता है, लेकिन एक चेन को तोड़ने के लिए हमको निश्चित तौर पर हमको जाना पड़ेगा एक कड़े निर्णय के तरफ, और वो निर्णय होगा कंप्लीट लॉकडाउन का। और ये कंप्लीट लॉकडाउन निश्चित तौर पे कंप्लीट वर्ड जब भी यूज होगा वो सब पे लागू होगा, और केवल हम मेडिकल जो शॉप्स एस्टेब्लिशमेंट है उनको हम छोड़ सकते हैं, और फूड ग्रेन्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, मिल्क के लिए हम सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे ही छोड़ सकते हैं। हमको मालूम है कि इससे लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, और ज्यादातर तकलीफ उनको होगी जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं, लेकिन उसके प्रति भी सरकार संवेदनशील है। पिछले बार भी हम लोगों ने किसी को भूखे सोने नहीं दिया था, किसी को भूखे जाने नहीं दिया था। उस संकल्प को हम लोग फिर से दोहरा सकते हैं। और तीसरा है कि हम लोग जब भी लॉकडाउन से जब बाहर आए तो वो लॉकडाउन से कंप्लीट एक साथ बाहर ना आ जाए, उसमें भी फेज आउट करके निकले। क्योंकि रामेश्वर बाबू ठीक बोल रहे थे कि बार बार एक तरफ से आ जा रहा है कि रामेश्वर बाबू बोलते रहे कि लॉकडाउन नहीं लगेगा आज की स्थिति में। ठीक है, ये आपके विचार हो सकते हैं, लेकिन आज का ये है कि अपर बाजार में लोगों ने खुद से अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा है। शास्त्री मार्केट ने खुद से अपने प्रतिष्ठानों को बंद करने का निर्णय लिया है। ये सेल्फ लॉकडाउन की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। हेलो, थोड़ा जल्दी कंक्लूड करें सर, समय ज्यादा। ये सेल्फ लॉकडाउन की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है, इसलिए हमको लगता है कि सरकार को कड़ा निर्णय लेकर लॉकडाउन की तरफ जाना चाहिए। बाकी सरकार का जो भी फैसला होगा, पार्टी सरकार के फैसले के साथ है, सरकार के फैसले को
गांव के अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए हम कृत संकल्पित हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार और जोहार। धन्यवाद सर, आपने ठीक कहा। पहली वेव में चूंकि इतनी भयावहता नहीं थी तो हमें एक झूठा कॉन्फिडेंस आ गया कि हम इस पर विजय पा लिए हैं, और इसी कारण हम दूसरी वेव में बहुत गंभीरता से प्रवेश कर गए हैं। धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा श्री सुदेश महतो जी से, अध्यक्ष आजसू, कि वो अपने विचारों को व्यक्त करें। श्री सुदेश महतो जी। म्यूट है आपका। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? जी एकदम क्लियर आवाज आ रही है? जी आ रही है एकदम। मैं आदरणीय सचिव जी का धन्यवाद देता हूँ, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने एक बहुमूल्य राज्य के लिए दलीय रूप से राजनेताओं की राय के लिए बैठक बुलाई है। तो जो स्थिति है ये हम सभी लोग वाकिफ हैं। राज्य के अंदर जो परिस्थितियां कोरोना के दूसरे वेव का तैयार हुआ है, अभी बहुमूल्य विचार आप सभी दलीय नेताओं का हम लोगों ने सुना। मैंने विभाग के दिए हुए डाटा को भी और तैयारी को भी जो दिखा देखने का काम किया है। भी प्रैक्टिकली हम सभी लोग को होना पड़ेगा। इसमें दो महत्वपूर्ण विषय हैं। जो लोग कोविड में हैं उनका बेहतर इलाज हो, और कोविड ना हो इसके लिए इस चेन को तोड़ा जाए। हम सभी लोग विदित हैं कि प्रथम बार जब कोविड इस देश में प्रवेश किया, विश्व में आया, तब सबके लिए नया था। लेकिन सर आपका वीडियो हैंग कर गया है, वो भी नहीं सुन पाया, शायद नेट कमजोर है। मैंने फिर भी देश के अंदर में कई राज्य इस विषय में अलर्ट थे, तो निश्चित रूप से आज उनके वहां संक्रमण का जो रेट है वो बहुत कम है। सिक्किम उसमें से एक बड़ा उदाहरण है, क्योंकि पर्यटन का सेंटर भी है, लेकिन उनकी तैयारी, वो लोग पहले से प्रारंभिक काल में जब देश में सेकंड संक्रमण का प्रवेश होता है, तब से ही प्रारंभिक काल से उन लोगों ने तैयारी की और अपने आप को रोक के रखा। मैं वर्तमान पे ही जो हालात है, मुझे लगता है कि जो ब्रीफ हुआ, जो रवि जी ने ब्रीफ किया है, ये सब संसाधन के ऊपर और ज्यादा फोकस रहा है। ये स्वीकार हम सबको करना पड़ेगा कि अगर इतने संसाधन और इसका बेहतर मॉनिटरिंग होता है तो भी है, जो रोज हम अपने लोगों को खो रहे हैं, कितने लोगों को खो चुका, ये स्थिति ना होता। आज हम कर सकते हैं। मैं प्रेजेंट पे ही आता हूँ, क्योंकि ऐसे स्थिति में हम उन बातों पे ना जाके आज कितना बेहतर कर सकते हैं उस पे हमको फोकस करना है। और मेरा फोकस पूरा है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यही चाहूंगा कि सबसे पहले जो हॉस्पिटल रांची के इर्द गिर्द में, चूंकि सबसे ज्यादा संक्रमण रांची के आसपास में है, इसके बाद कई मुख्य जिले हैं, जैसे खासकर जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, चाईबासा, ये हजारीबाग, रामगढ़, ये सब जिला प्रमुख रूप से ज्यादा संक्रमित और प्रभावित है। और हर जगह का मरीज रांची सेंटर करना चाहता है। जो भी घबराहट इतनी है भाई, इतना है कि वो रांची आना चाहते हैं हर लोग। तो रांची के ऊपर एक अपने संक्रमण का और एक दूसरे जिले के संक्रमण का भी लोड यहाँ पर है। जो इसकी बेसिक तैयारी होनी चाहिए, खासकर ब्लॉक लेवल पे, कि भाई ये केस जब चिन्हित हो रहे हैं, क्योंकि गांव के लोग आकर इतना बड़ा जांच अगर हम उन पे नहीं करेंगे, जो संख्या अभी है, जैसे जो बताया गया 35,000 के करीब अभी जांच हो रहा है, तो 35,000 के करीब जांच हो रहा है। याद होगा कि आप ही के नेतृत्व में यह जांच 1 लाख तक का भी होता था। एक दिन में इसी हमारे राज्य में 1 लाख तक का हो रहा है, हुआ है। हमें उसकी तादाद बढ़ानी होगी, क्योंकि जो अभी बता रहे थे आदरणीय रामेश्वर उरांव जी,
जो बैकलॉग चल रहा है 16 अप्रैल का बैकलॉग है 33,825। ये सैंपल लिया गया है, लेकिन इसका रिपोर्ट 5 दिन 7 दिन पर रिपोर्ट नहीं आ रहा है। सवाल है जो लोग चिन्हित हुए, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि वो गांव के हो, कस्बे के हो, अंचल के, कहीं के भी, जो लोग चिन्हित हुए हैं या जिन्होंने अपना सैंपल दे दिया है, उनका रिपोर्ट में आने में अगर 7 दिन का विलंब होगा तो ये 33,000 में से अगर भगवान न करे 5,000, 7,000, 10,000 लोग अगर संक्रमित निकल जाते हैं तो इनके पास 5 दिन के पूरा समय रह जाता है, क्योंकि उस समय ये फ्री रहते हैं, इन पर कोई बंदिश नहीं रहती, ना ये खुद पर बंदिश लगा पा रहे हैं क्योंकि वो अभी तक डिटेक्ट नहीं हुए हैं। तो संक्रमण का सबसे बड़ा चेन वहां एक प्रारंभ हो जाता है कि जब तक मैं चूंकि संक्रमित हूं और मुझे इसका ऑफिशियली नोटिस आया नहीं, तो मैं पूरा 5-7 दिन तक जितने लोगों से मैं मिल रहा हूं वो संक्रमण का चेन को वो खुद वाहन कर रहे हैं और खुद बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो इसको रोकने का सबसे पहले प्रयास करना चाहिए कि जैसे ही पहला सैंपल आ जाता है, पहले तो इसका टेस्टिंग और रिपोर्ट जल्दी आए, और यदि सैंपल हो गया तो उसी दिन से उनको क्वारंटाइन रहने की हिदायत दी जाए, और ये ब्लॉक लेवल पर जिस तरह से सख्ती से पिछले बार किया गया था उस तरह से फिर से किया जाए, ताकि नीचे लेवल में इस चेन को हम लोग रोक सकते हैं। ये जो सबसे जरूरी है, भाई जो मरीज है इनके लिए हम लोग दे सकते हैं, लेकिन सबसे जल्दी हम इसको रोकने का जो प्रयास है उसमें सबसे पहले हम लोग को कदम उठाना चाहिए। कल ही और आज के अखबार में आपने देखा कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं, क्योंकि पिछले बार इसी का डर था कि लोग बाहर से आएंगे संक्रमण लेके आएंगे, तो उसके लिए मुस्तैद थे हमारी सरकार में, सभी लोग माइंड मेकअप थे कि जो लोग आएंगे वो में भी जो भी एक संक्रमण नहीं भी है तो लोग एक शक की दृष्टि से उसको देखते थे और लोग खुद से सावधान हो जाते थे। लेकिन अभी की परिस्थिति है कि आप देखे होंगे कि एक पिछली ट्रेन का किस्सा हुआ कि एक ट्रेन पूरी भरकर चली मुंबई से, यहाँ आते आते उसके 8, 10, 15, 20 ही लोग बचे थे। दूसरा, कल की जो घटना घटी है जिसमें लगभग 1700 यात्री आते हैं, 662 का जांच हो पाता है, 1088 यात्री बिना जांच करके अपने घर को चले जाते हैं। ये कौन लोग थे, इनका डिफाइन करिए, और डिफाइन करने के बाद पिछले बार की तरह जैसे घर जाके खोज के लोग चिन्हित करते थे शासन के लोग या जो स्वास्थ्य कर्मी, उस तरह से इनको चिन्हित करना पड़ेगा। लोग बस से आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, जिससे भी आ रहे हैं उनको चिन्हित करके उनको क्वारंटाइन में रखना पड़ेगा। पंचायतों को क्वारंटाइन सेंटर जैसे बनाया गया था, स्कूलों को बनाया गया था, फिर से ये तैयारी हमको तुरंत कर लेनी चाहिए। ये मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी से सलाह है। मैं इसके अलावा जो रांची में जो भी जैसे सदर हॉस्पिटल, रिम्स, चूंकि आपने कितनों कहे तो आपने देखा होगा कि माननीय जो एक हमारी हजारीबाग के एक अपने सामने अपने परिवार को खोते हुए आपने वो दृश्य को जरूर देखा होगा। हमारे चूंकि स्वास्थ्य मंत्री भी शायद उसी के सामने थे और ये घटना घटी थी। तो ऐसा आपने अभी हम लोग ने गिरधारी गोंजू जी जो हमारे इतने बड़े साहित्यकार थे जिनको हम सभी लोगों ने खोया, न्यूज आई है कि 10 हॉस्पिटल वो घूमे। ये तो एक आम लोगों के बीच में, आम लोग एक थोड़ा रांची का मैं चाहूंगा कि सरकारी अधिकारी ये डिफाइन हो, जरूरत पड़े तो आप पॉलिटिकल लोग भी उसमें, हम सभी लोगों को एक सेंटर का, केवल सरकारी अधिकारी के सेंटर को, जैसे अभी दीपक भाई कह रहे थे कि पॉलिटिकल वर्कर्स को हम लोगों को तैयार रहना पड़ेगा। मैं भी, हमारे 81 जो एमएलएज हैं, पार्लियामेंट मेंबर हैं, ये भी सोशल वर्कर हैं। सोशल वर्कर पूरी के साथ, सुरक्षा के साथ, मॉनिटरिंग में गवर्नमेंट के साथ कैसे साझा कर सकते हैं, उनको भी इस काम में और इस अभियान में हम लोग लगा सकते हैं, ताकि पॉलिटिकल लोग का गाइडलाइन हमेशा जो सरकारी कर्मचारी होंगे, कर्मी होंगे, डॉक्टर्स होंगे, उनके बीच कोऑर्डिनेट करने में बड़ी सुविधा होगी। तो इनका भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नीचे भी जाएंगे तो पंचायत के निवर्तमान जो मुखिया, जिला परिषद या फिर पंचायत समिति, इनका भी उपयोग, ये वॉलंटियर्स हैं, ये हैंड्स हैं जो मरीज के बीच में और सरकार के बीच में एक बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। मैं आग्रह करूंगा कि जो दवाइयों की कमी, ऑक्सीजन की कमी, और खासकर जो दवा जो एक काफी सीरियस के लिए रेमडेसिविर करके ये जो इसका एक बड़ा कमी, मैं व्यक्तिगत रूप से ये उपलब्ध है या कहाँ से मॉनिटरिंग हो रहा है ये कहना इससे ज्यादा जरूरी है कि कई हॉस्पिटल में डेली आप चेक करा लो कि कितने मरीज इस इंतजार कर रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है या फिर
आपका ये जो मैंने जिस दवा का उल्लेख किया वो दवा उपलब्ध नहीं है। इस तरह से आपको मिलेगा। बेड के लिए आप हॉस्पिटल के बाहर अपने किसी भी गवर्नमेंट को भेज दीजिए, सदर हॉस्पिटल और रिम्स का। इसको हम तो कहेंगे कि इसका बुलेटिन केवल जारी ना हो, इसका जिस तरह से वहां पर सेवा दे रहे हैं वो भी कितने लोग वहां पर वेटिंग रूम में खड़े हैं, इसको भी आप अपने जगह से, जैसे वर्चुअल हम और आप बात कर रहे हैं, इस रूप से मॉनिटरिंग, जनप्रतिनिधि भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, मेरे पदाधिकारी भी बैठ के मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ताकि किसी को डाटा बताने की जरूरत है, जो सूरत हाल सीधे बयां हो जाएगा। तो ये आपसी या फिर डाटा पर जाके वाहवाही का समय नहीं, बल्कि एक पैर पर खड़ा होकर सोल्जर की तरह से काम करने का। चूंकि अभी ईश्वर से ज्यादा भूमिका डॉक्टर्स की हो गई है, कर्मियों की हो गई है, नर्स की हो गई है, जितने भी हेल्थ वॉलंटियर्स हैं उनकी भूमिका हो गई है। तो उनको सुरक्षित रखते हुए मैं भी जितना बेहतर हम लोग दे सकें, ताकि जो भयावह स्थिति लगातार 8-10 दिन से दयाची में देखने को मिल रहा है, ये देखने को ना मिले। और इसमें जिस तरह का सपोर्ट सरकार को हमसे अपेक्षा होगी, हमारे दल से अपेक्षा होगी, हम लोग सरकार के साथ उपलब्ध रहेंगे। ये सेवा के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। धन्यवाद सर, आपने ठीक कहा कि जो संक्रमित हो गए हैं उनका अच्छे से इलाज हो और जो स्वस्थ हैं उनकी चेन तोड़ी जाए। पहले में सरकार की भूमिका है, दूसरे में आम जनता की भूमिका है सर। धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा श्री अभय सिंह, अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल को, कि वे अपने विचार व्यक्त करें। श्री अभय सिंह जी। धन्यवाद चीफ सेक्रेटरी महोदय। झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी द्वारा सर्वदलीय जो बैठक, इसके कोरोना के फर्स्ट काल में भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इसके अब लॉकडाउन 2 में भी सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि इन्होंने सब लोगों को, सभी पार्टी के लेकर के, सभी जन सेवकों को लेकर के, जो इन्होंने जो कोरोना वन फेज में जो इन्होंने जो काम किया और काम करने के फलस्वरूप माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे देश में सबसे अव्वल काम करने का दर्जा प्राप्त किया। कोरोना काल 2 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और प्रथम बार जो कोरोना काल में जो जिस तरह लोगों में जो भय था और जिस तरह लोग कॉन्शस थे, सभी समाज के लोग, सभी पार्टी के लोग जिस तरह कॉन्शस थे और सभी वर्ग, सभी जो पार्टी के लोग और खास करके जनता जितना भयभीत थी, इस काल में जो जनता जो है उस तरह भयभीत नहीं हुई। मगर आज जो संक्रमण काल है वो पहले से बहुत अधिक से संक्रमण काल आया है। निश्चित तौर पे राष्ट्रीय जनता दल माननीय मुख्यमंत्री जी के जो 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 भी निर्णय होगा उससे राष्ट्रीय जनता दल सपोर्ट करती है। हमने चाहे रामेश्वर उरांव जी का जो बयान आया है, चाहे आपका सुप्रियो जी का बयान आया है, चाहे आपका महतो जी के जो बयान आया है, दीपक प्रकाश जी का जो बयान आया है, निश्चित तौर पे जो होना चाहिए, जो इन्होंने जो देखा है कि एक तो आया है कि निकट रांची को सब लोग, जहां भी झारखंड के लोग, सब लोग जैसे ही संक्रमित है तो संक्रमण का जो दायरा के साथ रिपोर्ट आ रहा है, इससे लोगों में भय और बढ़ हो जा रहा है। लोग जो है लोग भयभीत हो जा रहे हैं और जिसके कारण लोग जो है बेड को पहले ऑक्युपाई करने का प्रयास कर रहे हैं। तभी
आपके सभी लोगों ने कहा कि इस चैन को तोड़ना चाहिए। सही बात है कि अगर संक्रमित जो इनका जो अगर रिपोर्ट 1-2 दिन के अंदर पहुंचाती थी, अगर उस तरह के आनी शुरू हो जाए तो निश्चित तौर पर जो सही मामले में जो नीडी हैं, जो संक्रमित हैं, जो पॉजिटिव हैं, तो वो लोगों के लिए प्रथम सरकार व्यवस्था करे, और जो लोग जो भय के कारण सीट जो ऑक्युपाई कर लिए हैं, तो उसके लिए निश्चित तौर पर ये चैन तोड़ने की आवश्यकता है। ये तो मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। सरकार ऐसे मॉनिटरिंग करती है बहुत ही। हमने इसके पूर्व के कोरोना काल में हमने देखा है, चाहे हिंदपीढ़ी का मामला हो चाहे अन्य मामला हो, सभी जगह जिस मुस्तैदी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है वो बिल्कुल ही सराहनीय रहा है। और मैं समझता हूं कि जो फेज 1 में जो ख्याति प्राप्त की है, निश्चित तौर पर जो फेज 2 आया है, ये लोग कहता है कि आज डॉक्टर लोग कहते हैं ये जो हवा में भी फैल गई है। निश्चित तौर पे पहले जो फेज 1 में लोग जो लोग जो इसका जो भय हुआ था, उस फेज 2 में भय समाप्त हुआ है। निश्चित तौर पर जो सब लोगों ने कहा है कि पहले तो लोगों का जो प्रथम चॉइस होता है कि राजधानी में जहां कहीं भी होता है तो राजधानी में रिम्स में हो, चाहे सदर हॉस्पिटल हो, चाहे जो अन्य जो अच्छे हॉस्पिटलें हैं, उन हॉस्पिटल अगर लोग लगता है कि यहाँ काम नहीं, इलाज नहीं अच्छा हो रहा है, तो सब लोग पैरवी करते हैं कि नहीं, हमको दूसरे जगह इसका कहीं न कहीं बेड दिलवाया जाए। तो ये तो बेड की तो कमियां का जो पूर्ति सरकार ने कर रही है। जो आपका जो डाटा आपने दिया है, निश्चित तौर पर आपका जो वर्क है, जो आपने जो जिस लगन से आप काम करते हैं, वो बिल्कुल ही सराहनीय है। इसीलिए जो प्रोफेसर उरांव जी ने कहा कि बगल में मलेट्री का अस्पताल है, बगल में और अस्पतालें हैं, लोहरदगा में है, चाहे गुमला में है, चाहे निकटवर्ती जितने भी जिलाएं हैं, उन जगह भी बेड है, मगर उस ओर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। सबका ध्यान है कि राजधानी में अच्छे डॉक्टर हैं, यहाँ अच्छे से इलाज होगा। इसीलिए तमाम लोगों का आफादाफी है कि हमको रांची सर्वप्रथम राजधानी में जाना है और अच्छे अस्पताल में भर्ती होना है। तो लोगों को जिस तरह आपके रामेश्वर उरांव जी बोल रहे थे कि इस बार जो है, जो बच्चों पर आक्रमण हुआ है, चाहे 10 वर्ष से ऊपर के बच्चे हों या छोटे बच्चे हों, पहले का कोरोना काल था, उसमें सिर्फ वृद्ध लोग जो है वो संक्रमित हुए थे, वो लोगों की मृत्यु हुई थी। इस बार जो है, जो 30 वर्ष के बच्चे हैं, चाहे वो 20 वर्ष के बच्चे हैं, इन लोगों की मृत्यु की संख्या ज्यादा है। इसीलिए सरकार को जो है इस और विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जो आपने आपने इसके पहले जो अगल बगल में क्वारंटाइन सेंटर जो बनाया था, बाहर से लोग आ रहे हैं, उसकी जांच सही तरीके से नहीं हो पा रही है, और लोग जो बाहर जो है भाग के आ रहे हैं, लोग इस तरह, हम लोग तो अभी पेपर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सुना कि महाराष्ट्र में जो कंपनियां हैं वो बंद कर दी गई है। अब बंद करने के कारण वहां के जितने
हाँ लोग आ रहे हैं, जो जिस तरह जांच होनी चाहिए। हम लोग ठीक ही सुदेश महतो जी कह रहे थे कि वहां से चलते हैं 2000, यहाँ जांच हो रही है 200 का, तो बाकी जो लोग चले जा रहे हैं, तो इसके पहले जो है सभी जिलाओं में से लेकर के जो प्रखंड में या पंचायत में जिस तरह क्वारंटाइन सेंटर बना था, जिस तक तो मॉनिटरिंग करके और उसके उन लोगों को निश्चित तौर पे उसको क्वारंटाइन सेंटर में पहले रखना चाहिए। इसके पहले जल्दी कंक्लूड किया जाए। इसके कारण माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने सफलता अर्जित किया है। हेलो, आपकी आवाज आ रही है सर, थोड़ा जल्दी कंक्लूड कर दिया जाए सर। अच्छा, तो ये जो प्रक्रिया है, बाकी सभी लोगों ने सुझाव दिया है। दीपक प्रकाश जी ने सुझाव दिया, रामेश्वर उरांव जी ने सुझाव दिया है, आपके भट्टाचार्य जी ने सबका सुझाव को लेते हुए राष्ट्रीय जनता दल पूरा परिवार आपके साथ है। इस कोरोना संक्रमण काल में पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार आपके साथ, जो भी निर्णय आप लीजिएगा उस निर्णय के साथ राष्ट्रीय जनता दल है। इसके लिए बहुत बहुत जो आपने जो सर्वदलीय बैठक बुलाया, इसके लिए राष्ट्रीय जनता दल बहुत बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती है, जो आपने ऐसा काम पहले भी किया है और आगे भी सभी के राय जान करके जो करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा आपकी उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने ठीक कहा कि हॉस्पिटल में बेड पैनिक में ऑक्यूपाई नहीं करना चाहिए, केवल जरूरतमंदों को ही हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करूंगा श्री कमलेश कुमार सिंह जी एनसीपी कि वे अपने विचार व्यक्त करें। श्री कमलेश कुमार सिंह जी। हेलो, जी आपकी आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रणाम और माननीय मुख्य सचिव साहब को भी मेरा प्रणाम। और आप एनसीपी परिवार को आमंत्रित किए, इस विकट घड़ी में हम लोग सरकार के साथ हैं। और इसके पहले सभी वक्तागण, सम्मानित वक्तागण अपना बातों को आपके समक्ष रख रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके पहले भी आपने कोरोना में बहुत ही अच्छा काम करके झारखंड का मान सम्मान बढ़ाए हैं और यह सभी लोग जानते हैं। लेकिन इस बार का कोरोना बहुत ही भयानक स्थिति ले चुका है और खास करके सभी लोग अपना अपना विचार व्यक्तव्य किए। लेकिन दो चीज ज्यादा समय न लेते हुए हम आपसे आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी की देहात की ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति भी बहुत भयानक हो गई है और सभी लोग रिम्स आना चाहते हैं, चाहे रांची में बड़े अस्पतालों में इलाज कराना चाहते हैं। लेकिन आपसे मेरा एक आग्रह होगा, जो हम जिला की स्थिति देखते हुए, सभी जिला की स्थिति खासकर अभी के समय में एक ही समान है और बहुत भयंकर रूप कोरोना अभी तो शुरुआत है। आगे आने वाले समय में अगर हम लोग इस पर पूरे कड़ाई के साथ नहीं लागू करते हैं तो इसमें स्थिति बहुत भयानक हो जाएगी। हम आपसे एक आग्रह जरूर करेंगे कि जिला हॉस्पिटल को, जो भी जिला अस्पताल है आपका डिस्ट्रिक्ट में, उसको जो है सभी सामानों से लैस किया जाए। जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन हुआ, फेविफ्लू जो दवा हुआ, इस सब की घोर कमी है। अभी जैसे कि बहुत जगह देख रहे हैं जिला में कि इंजेक्शन रेमडेसिविर है ही नहीं, जो दवा होता है फेविफ्लू भी नहीं है और ऑक्सीजन की भारी कमी है माननीय मुख्यमंत्री जी। इसलिए अभी का समय जो है, खासकर हम दीपक बाबू से भी आग्रह करेंगे कि वे सेंट्रल के माननीय मंत्रीगण से अनुरोध करें कि केवल 45 से ऊपर ही वर्ष के लोगों को इंजेक्शन लगाने से अभी की स्थिति में काम नहीं हो सकता है। उसके नीचे भी बहुत लोग जो है पीड़ित हैं। कोरोना के भयंकर चपेट में आपको 20 साल, 25 साल, 30 साल के भी काफी लोग आ चुके हैं।
इसलिए हम आग्रह करेंगे कि जो इंजेक्शन का जो है इसको उम्र की सीमा को और घटाई जाए, जो जरूरत के अनुसार इंजेक्शन दिया जाए। दूसरी चीज है माननीय मुख्यमंत्री जी कि जो टेस्ट हो रहा है वो टेस्ट का जो है हम खुद देख रहे हैं कि एक तो जितना भी पेपर में हम लोग को देखने में आया है जो फोन नंबर दिया गया है वह कभी फोन उठा नहीं रहे हैं लोग। फोन हो रहा है लेकिन उस पर कोई भी जवाब नहीं दिया जा रहा है, और जो जा रहा है टेस्ट लेकर जा भी रहा है उसका रिजल्ट 7-8 दिन के बाद दे रहे हैं। तो इससे तो बहुत स्थिति भयानक हो जाएगी। माननीय सुदेश महतो जी ने बहुत अच्छा बात बोला कि उस समय हम जान जा रहे हैं कि हम टेस्ट दे दिए हैं, अब रिजल्ट आएगा तब मेरा है कि नहीं कोरोना, और इतना लेट लगेगा तब तो मान लीजिए जो कोरोना है उसके चपेट में उसका पूरा परिवार आ जाएगा। इसलिए इसको जो समय सीमा पर पाबंदी लगाया जाए माननीय मुख्यमंत्री जी, और मेरा अनुरोध होगा कि टीका जो है सभी लोगों के लिए जो जरूरत के अनुसार दिया जाए। जिला के अस्पतालों को काफी दवा से, पूर्ण ऑक्सीजन से जो भी है उसकी कमी पूर्ति दिया जाए। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि छत्तीसगढ़ के तरह माननीय मुख्यमंत्री जी इंडोर स्टेडियम में भी बेड की व्यवस्था कराई जाए, ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई जाए और दवा के, क्योंकि आने वाले समय में स्थिति बहुत भयानक होते जा रही है और उसको कैसे कंट्रोल करना है। हम जानते हैं कि आप एक युवा और पूरे कर्मठ मुख्यमंत्री हैं और आपका नेतृत्व में सभी दलों के सहयोग से, चाहे वह बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे एनसीपी हो, सभी लोग आपके साथ हैं। इस विकट परिस्थिति में सभी लोग आपके साथ हैं और हम लोग यही चाहेंगे कि इस समय जो है जो पर्व की स्थिति है उस पर कंट्रोल किया जाए, चाहे वह रमजान हो, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी पर्व है उसको आप अपने स्तर से सख्त निर्देश दिया जाए कि आप अपने घरों में ही रहकर ये पवित्र पर्व का जो है संचालन करें, मनाएं, जिससे कि कोरोना की स्थिति आगे नहीं बढ़े। लास्ट में आपसे हम समय ज्यादा ना लेते हुए एक आग्रह करेंगे कि हमारे झारखंड में CCL है, BCCL है, टाटा है, अडानी है, ऐसे कंपनी से भी हम लोग सहयोग लिया जाए और आपके द्वारा बातचीत किया जाए कि नहीं, आप जो जरूरी इंजेक्शन हो चाहे ऑक्सीजन हो इसका पूर्ति किया जाए और जिससे कि यहाँ पर जो है किसी चीज की कमी न रहे। लास्ट में हम एक चीज और कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरीका से कोरोना जानलेवा साबित हो रही है इस बार का, इसमें आप सख्त कदम उठाएं, सभी लोग आपके साथ हैं। कम से कम सप्ताह में 3 रोज शुक्रवार, शनिवार और रविवार इसको पूर्णतः पूर्ण लॉकडाउन कर दिया जाए, जिससे सिलसिला बढ़ने की बजाय उस पर ब्रेक लग सके, क्योंकि ऐसे भी शुक्रवार, शनिवार और रविवार में ऑफिस, कार्यालय, चाहे जो भी चीज है बंद ही संता रहता है। इसलिए जो है इसको कैसे काबू पाया जाए इस पर आप स्वयं परिपक्व रूप से जानते हैं और आग्रह है कि आगे भी कोरोना पर जो है ईश्वर करे कि इस पर कंट्रोल हो और आपके नेतृत्व में सभी एनसीपी परिवार तथा सभी लोग आपके इस विकट परिस्थिति में साथ हैं और आपके हर कदम पर आपके साथ हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपना सुझाव देने के लिए समय दिया। धन्यवाद सर, आपका ये सुझाव कि हमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी फोकस करना पड़ेगा बहुत बहुमूल्य है सर, हम इसको ध्यान में रखेंगे। अब अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माले पार्टी के श्री जनार्दन प्रसाद जी को। श्री जनार्दन प्रसाद। इस बैठक का आयोजन के लिए मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद। और मेरा तो प्रस्ताव है कि सर्वदलीय जो बैठक है वो और भी बीच में होनी चाहिए और जिलों में खास करके विभिन्न पार्टी और सामाजिक संगठनों को लेकर के इस तरह के बैठकों का आयोजन हो, सभी लोगों का सहयोग लिया जाए तो ये ज्यादा कारगर होगा।
और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह की महामारी है, जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेवारी ज्यादा बनती है। और जिस तरह से अभी बंगाल चुनाव ये सब में बड़े नेताओं की भूमिका पब्लिक डोमेन में जिस तरह से दिखाई पड़ती है, मास्क लगाने के मामले पर हो या शारीरिक दूरी मेंटेन करने के सवाल पर हो, ये बहुत जिम्मेदाराना व्यवहार परिलक्षित नहीं कर रहा है और इससे इसके प्रति गंभीरता कम हो जाती है। और हम लोग जान रहे हैं कि ये जो बीमारी है, इस बीमारी पर नियंत्रण हम तभी कायम कर पाएंगे जब पब्लिक कंसंसनेस एक डेवलप हो, लोग मास्क लगाएं, लोग शारीरिक दूरी मेंटेन करें। इस चीजों की ज्यादा जरूरी है। और दूसरी बात हम कहेंगे कि ये जो इस बार के कोरोना में जो हम लोग देख रहे हैं, बच्चों को बहुत प्रभावित कर रहा है। इसलिए 45 साल की उम्र सीमा तो खत्म की जानी चाहिए। सभी लोगों के लिए वैक्सीन का ये होना चाहिए। और ये जो जांच की समस्या सभी लोग उठा रहे हैं कि एक सप्ताह में उसकी रिपोर्ट आती है, तो इसको 24 घंटे में कैसे रिपोर्ट आए, इसकी गारंटी होनी चाहिए। और राजधानी में जो प्रेशर ज्यादा पड़ जाते हैं राजधानी के हॉस्पिटलों पर, ये इसका कारण है कि जिलों में जो व्यवस्था है, हॉस्पिटल तो है लेकिन डॉक्टर्स की, वहां पर ऑक्सीजन की और जो विभिन्न तरह की व्यवस्था का कहीं न कहीं समस्या है, तो उसको ठीक किया जाना चाहिए। और जिस बड़े पैमाने पर महामारी है, इसमें तो स्टाफ की एक प्रचुर मात्रा में जरूरत है। डॉक्टर के अलावे नर्सिंग स्टाफ, ये सब जितना हम लोग ज्यादा मात्रा में इसको मुहैया हम लोग कर पाएंगे, जितना अच्छी तरह से हॉस्पिटल में हम देखभाल कर पाएंगे, उतना ही इस बीमारी पर हम नियंत्रण कायम कर सकते हैं। तो एक तो ये है व्यवस्था को और किया जाए। और हमें लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो लोग दिखाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तो सरकार की ओर से ये जिम्मेवारी होनी चाहिए। सरकार अगर इस पर जिम्मेवारी नहीं लेगी तो जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीजों को काफी पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ये तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, ये और अव्यवस्था पैदा हो जाएगी। इसलिए उस पर नियंत्रण कायम किया जाना चाहिए। और हमें लगता है कि हर हॉस्पिटल में एक नोडल ऑफिसर की बहाली होनी चाहिए बाहर में, ताकि वो जो मरीज आते हैं तो इस हॉस्पिटल में उनको हम भेजें, उनकी व्यवस्था कर सकें। और मॉनिटरिंग पूरे राज्य से नीचे तक इसकी सही तरीके से होनी चाहिए, ताकि जो ये अव्यवस्था पूरी बनी हुई रहती है, जो घटनाएं जिस तरह से हम लोग देखे, गोंजू साहब का जिस तरह से 8-8 हॉस्पिटल दौड़ते रहे, 8 घंटे दौड़ते रहे, कोई इलाज नहीं हुआ और उनकी मौत हो गई। तो इस तरह की घटनाएं राज्य की छवि को बहुत प्रभावित करता है। इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए गारंटी होना चाहिए, मॉनिटरिंग ये सब की व्यवस्था पूरी तौर पर होनी चाहिए। दूसरी बात जो हम कहेंगे, खास करके कोरोना के कारण से जो गरीबों पर जिस तरह से ये पड़ा है, तो पिछले समय राशन ये सब की व्यवस्था की गई थी, तो रोजगार का मामला तो करना पड़ेगा। मनरेगा में रोजगार का मामला, गरीबों को रोजगार की गारंटी हो। गरीबों को यहाँ तक कि अगर हर गरीब को हम मंथली दे पाए कुछ पैसे, अनाज, ये सब, तो हम समझते हैं कि इसमें एक राहत होगी। और इस दौर का फायदा उठा करके हम देख रहे हैं कि बाजार में कुछ काला बाजारी ये सब भी हो रहे हैं, आवश्यक सामान काफी महंगे हो जा रहे हैं कई। इस पर एक नियंत्रण कायम किया जाना चाहिए। और जो स्थिति है उसमें लोगों को कंसंसनेस जितना हम डेवलप करेंगे, उसके जरिए ही हम इसको नियंत्रित कर पाएंगे। ये कोई कड़ाई करने से कोई नियंत्रण कायम होगा, ये हमारी समझ नहीं है। और इसीलिए लॉकडाउन का प्रस्ताव 1 दिन 2 दिन या कोई सप्ताह भर इस तरह से जो कुछ साथियों का आ रहा है, ये हम उचित नहीं समझते हैं, क्योंकि ऐसे ही तो इस महामारी एक समस्या पैदा कर रही है।
और लॉकडाउन खुद एक अतिरिक्त समस्या पैदा करेगी, वो और भी अव्यवस्था पैदा करेगा पूरे ये में। वो लॉकडाउन करने से सन्नाटा भले ही सड़कों पर पसर जाता हो, लेकिन लोगों की जिंदगी जिस तरह से दुभर हो जाती है, जिस तरह से परेशानी बढ़ जाती है, इसलिए लॉकडाउन कोई समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि वो और समस्या को बढ़ाता ही है। और एक अंतिम बात मैं कहूंगा कि छात्रों को जिस तरह से परेशानी हो रही है, पिछले 1 साल से पढ़ाई जिस तरह से ये हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से पढ़ाई पूरा चौपट हो गया है, तो एक तो बच्चों को, गांव इलाकों में बच्चों को पढ़ने के लिए अगर स्मार्ट टीवी ये सब की व्यवस्था हो, उसके जरिए पढ़ाई को अगर रेगुलर किया जा सके, तो हम समझते हैं कि बच्चों के भविष्य के लिए वो बेहतर होगा। और इसके साथ ही बच्चों को अगर वैक्सीन और उस तरह की पढ़ाई की व्यवस्था, ये दोनों अगर हो सके, तो हम समझते हैं कि उनके भविष्य को बेहतर बनाएगा। और इस बैठक को आपने आयोजित किया, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने ठीक कहा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए कड़ाई से ज्यादा जरूरी है कि जनता सहयोग करे, तभी चेन टूटेगी। धन्यवाद सर अपने विचारों के लिए। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मार्क्सिस्ट पार्टी के श्री हलधर महतो जी को कि वो अपने विचार व्यक्त करें। श्री हलधर महतो जी। सर आपका म्यूट है, लगता है आपका सिस्टम म्यूट है, थोड़ा उसको अनम्यूट किया जाए, आवाज नहीं आ रही है। आपका कंप्यूटर अनम्यूट है, म्यूट है। हॉस्पिटल 8 साल में पिछले 2-4 दिन 8-10 हॉस्पिटल में गए, फिर पिछले 3-4 दिन का आवाज ही नहीं है। आपका कंप्यूटर में म्यूट दबा हुआ है। सर आपके कंप्यूटर में म्यूट बटन दबा हुआ है, इसलिए हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। किसी को कहिए कि वो म्यूट बटन को अनम्यूट करे। और हॉस्पिटल्स के नाम पढ़िए सर, सब प्राइवेट है, जिन हॉस्पिटलों के नाम लिखे हैं ऊपर। लगता है सर आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आप कृपया करके किसी का सहयोग लेकर के उस सिस्टम को ठीक करें। तब तक मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्री गोपीकांत बख्शी CPIM से। सर आप अपने विचार व्यक्त करें। श्री गोपीकांत बख्शी जी। मेरी आवाज जा रही है? हाँ जी सर, आ रही है, एकदम आ रही है सर। अच्छा, धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव, संचालककर्ता, सभी पार्टियों के सम्मानित सदस्यगण, हमारी पार्टियों की ओर से जो वक्तव्य है हमने लिखित रूप से मुख्यमंत्री जी के पास पेश किया। इनमें 2 पार्ट है। इसके पहले तो हम धन्यवाद देंगे मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने सर्वदलीय बैठक बुलाया, हमें भी आमंत्रित किया है। 2 पार्ट है हमारे, जिसमें केंद्रीय सरकार से संबंधित कुछ सवाल हैं, राज्य सरकार के बारे में। हम लोगों ने ताली थाली और दिया बहुत तो जलाया बताया, लेकिन आखिर में संक्रमण इस बेतहाशा बढ़ता जा रहा है कि रिपोर्ट आई है जो अमेरिका में 21 दिनों में जो बढ़ोतरी हुई थी, हमारे देश में 11 दिनों में हो गया। और हम समझते हैं कि केंद्रीय सरकार खाली ये आप जनता पर दोष देकर के या राज्य सरकार पर दोष देकर जो ये प्रोटोकॉल को नहीं मान रहे हैं, तो ये ऐसे वो जिम्मेवारी से हट नहीं सकते। हमारी समझ है जे राज्य सरकार और तमाम राजनीतिक पार्टियां जिम्मेवार पार्टियां होने के कारण झारखंड से
हम लोग ये राज्य सरकार और पॉलिटिकल पार्टीज एक संयुक्त मेमोरेंडम सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाए। उनके मुद्दे क्या है, मैं आपके सामने बातों को मुख्तसर में रख रहा हूं। मैंने लिखित भेजा इसलिए कि ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। उसमें ये बात है, केंद्र सरकार को सभी प्रकार के समावेश पर रोक लगाना, चुनाव सभाओं में नियमों का, खैर अभी तो अब झारखंड में ऐसा ये है नहीं, दूसरी जगह पर जो है ये हमारे केंद्रीय रूप से मांग है। प्रवासी मजदूरों के सवाल, उनको अपने घरों तक निःशुल्क पहुंचाने के लिए केंद्रीय सरकार की ओर से विशेष रेलगाड़ी, पिछले बार आपका राज्य सरकार ने बहुत ही सराहनीय काम किया, हवाई जहाज से ट्रेन से लोगों को ले आया। इस बार हम लोग का ये मांग है, पिछले बार बहुत से लोग रास्ते में उनका निधन भी हुआ, जान से हाथ धोने पड़ा, तो हमारी मांग है रेलगाड़ियों की व्यवस्था होनी चाहिए। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा अतिरिक्त संसाधन मुहैया करना है राज्य सरकार को, तथा प्रधानमंत्री केयर्स फंड में जमा सभी राशि दिया जाना चाहिए इन कामों में। तात्कालिक जरूरत को ध्यान में रखते हुए जन टीकाकरण कार्यक्रम में तेजी लाना चाहिए। मौजूदा स्थिति आम लोगों की आजीविका को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है, उन पर और ज्यादा तकलीफें लाद रही है। केंद्रीय सरकार द्वारा सभी जरूरतमंदों को प्रति माह, ये हमारी पार्टी के केंद्रीय कमेटी की मांग है, पूरा देशव्यापी हम लोग ये मांग को उठा रहे हैं, झारखंड से भी उठाना चाहते हैं। प्रति माह तमाम जरूरतमंदों को 7,500 रुपया नगद सहायता तथा निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के तहत अविलंब राहत देने की जरूरत है, क्योंकि हम समझते हैं बाजार जो संकुचित हो रहा है उसके पीछे आम जनता के पास खरीदारी की क्षमता नहीं है, रोजगार नहीं है, और लोग खाली राशन का चावल गेहूं मिलने से होगा, नमक ये तेल के लिए तो कुछ पैसा चाहिए। तो ये हमारी ये मांग है जो हम लिखी, 7,500 रुपया नगद भुगतान करने का और निःशुल्क जो आपका है खाद्यान्न देने के सवाल। अविलंब एक शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम भी प्रारंभ करना चाहिए शहर के लोगों के ये बेरोजगारी को हटाने के लिए। हमारी पार्टी के ओर से प्रस्ताव है कि उपरोक्त न्यूनतम कार्यक्रम को युद्ध स्तर पर अमल में लाने के लिए राज्य सरकार एवं सभी राजनीतिक दलों की ओर से संयुक्त प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी एवं केंद्र सरकार को भेजा जाए। जहां तक झारखंड सरकार के झारखंड की सवाल है, कुछ सवाल हम उठाना चाहते हैं। जैसे सरकारी अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन एवं ऑक्सीजन की गंभीर कमी है। चिकित्सकों की कमी के बारे में डॉक्टर रामेश्वर ओरांव साहब ने, मंत्री जी ने, वरिष्ठ मंत्री ने बातों को उठाया। ये बात सही है, किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स वगैरह को, वो सरकार देखे। स्थिति को सुधारने के लिए अविलंब कार्रवाई जरूरी है। आंगनबाड़ी केंद्रों के बारे में भी डॉक्टर रामेश्वर ओरांव जी ने, ये मंत्री जी ने सवाल को उठाया। हमारे भी है कि ये बंद कर दिया जाए। और देखो कि 3 साल के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और उनके परिवारों को सूखा राशन मुहैया किया जाए, ये जरूरी है। इस संबंध में आंगनबाड़ी कर्मियों एवं सहायिका संगठनों द्वारा सरकार को अपील भी की है। हमारा आग्रह है कि राज्य सरकार इस पर सोचे। सफाई कर्मियों की सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने और उनके टीकाकरण निश्चित किया जाना जरूरी है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षाओं की तिथियों को भी आगे बढ़ाने की जरूरत है। आखिर में हमें यह कहना है, कोरोना काल में खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे सवालों पर प्रशासन को मदद करने के लिए जिला स्तर पर राजनीतिक दल, जन संगठन और सामाजिक संगठनों को लेकर कमेटियों की गठित किया जाए। और आखिर में हम फिर हमारी पार्टी के राज्य कमेटी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे, जिन्होंने ये सवाल के गंभीरता से किया। हम लोग सभी को बुलाया, सभी का सुझाव लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारी पार्टी आपके ये सरकार की तमाम सकारात्मक काम के साथ है
हम लोग चाहते हैं, जैसे पहले प्रस्ताव किया है, ये राज्य सरकार और तमाम दलों, सभी पार्टी के, ये राजनीतिक दलों की ओर से संयुक्त प्रस्ताव प्रधानमंत्री महोदय को और केंद्र सरकार को भेजा जाए, ताकि ये जो बातें रखी गई है, मैंने जो लिखित प्रस्ताव हमारी पार्टी की ओर से दिए हैं, सब पार्टी को जो उपस्थित सदस्यगण को नहीं दिए हैं, इसीलिए मैंने मुख्तसर में पढ़ के सुनाया। अगर ये सरकार समझती है जरूरत है, अनुरोध होगा कि ऐसे जो उपस्थित है उनको पास भी इसको भेज दिया जाए। इसी बात के साथ फिर मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, जोहार। धन्यवाद सर। और अब अंत में सीपीआई के प्रतिनिधि को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वे अपने विचार व्यक्त करें। सीपीआई। हेलो हेलो जी सर। हाँ बोले सर। आपकी हाँ वीडियो नहीं आ रहा है, लेकिन आपकी आवाज आ रही है सर। वीडियो नहीं आ रहा है, आपकी आवाज आ रही है। आप बोले सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को कि सर्वदलीय बैठक पिछले बार 8 अप्रैल को बुलाए थे और फिर आज हम लोग बात कर रहे हैं। एक तो महामारी जिस तरह से पैर पसार रहा है, उस पर हम सभी को विचार करना चाहिए और सबके राय लेने के लिए आज बैठे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि जो एक सप्ताह में जो जांच का रिपोर्ट आ रहा है, उससे ज्यादा लोग परेशान हैं और उसके चलते ज्यादा जो है से बढ़ रहा है बीमारी। हमको जितना जल्दी हो सके वो रिपोर्ट को कलेक्ट करना चाहिए और घर घर में ज्यादा से ज्यादा जाकर के हमें जो है से वो उसका जो जांच की प्रक्रिया है उसको भी तेज करना चाहिए। और दूसरी बात कि लॉकडाउन, कई साथियों ने कहा लॉकडाउन सख्ती से लागू करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन पिछले बार हुआ था, आम लोगों को भी परेशानी हुआ। प्रधानमंत्री ने ताली थाली बजवा करके भी कोरोना भगाने की कोशिश किया, लेकिन आज जो भयावह रूप धारण कर लिया है, उस परिस्थिति में हम सभी की जवाबदेही बनता है कि इस पर सख्ती से हम लोग इस पर पालन करें। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करना चाहेंगे कि सख्ती की जरूरत है, लेकिन लॉकडाउन समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। लॉकडाउन के से आम लोगों की भी जो आर्थिक स्थिति है, खास करके जो निचले तबके के लोग हैं, मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं, वह काफी परेशान हो जा रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है और जिसके चलते क्रय क्षमता बाजार भी समाप्त हो रहा है। इसलिए बहुत ही मुश्किल घड़ी में हम लोग हैं। ऐसी परिस्थिति में सख्ती जरूरत है और जो इलाज की प्रक्रिया है वह अगल बगल के जिलों में शिफ्ट करके उनको भी हम ऐसे सहारा ले सकते हैं उस जगह पर। और रांची पे, राजधानी में जो लोड बढ़ रहा है, उसको अगल बगल के जिले में अगर उसको हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं तो हमको लगता है कि ज्यादा राहत मिलेगा। और ऐसे सब तरह की सुझाव जो सभी लोगों को मिला है, मुख्यमंत्री जी ने सबको लेकर के एक साथ चले हैं और 1 साल का अनुभव है। लेकिन पिछले जिस तरह से जो डर था लोगों में लॉकडाउन का, या जिस तरह से अभी जो है वह डर समाप्त हो गया है, जिसके चलते आम लोग काफी परेशान हैं। बीमारी बढ़ रही है, बीमारी को रोक लगाने के लिए सख्ती की जरूरत है। और जहां जहां पर बीमारी बढ़ी है, जैसे रांची है, तो रांची को हम लोग कर सकते हैं। रामगढ़ में कम है, जहां पर जिस क्षेत्र पे ज्यादा जो प्रभावित क्षेत्र है उसको हम लोग कर सकते हैं। पिछले बार जिस तरह से गांव में लोग करके लोग अपने आप को बचाव किया था, आज जो है से जो भयावह स्थिति है उसको हमको बचाने के लिए। दूसरी बात तो केंद्र सरकार 45 साल के जो लिमिट बनाया है वैक्सीन के लिए, उसको जरूरत जो है वैसे लोगों को जरूरी है। और अंत में यह कहेंगे कि जो परीक्षा, जिस तरह से लोग शिक्षा प्रभावित हो रहा है, उसको कैसे रास्ता निकाला जाए। समय तो आप बढ़ाएंगे ही, समय पर जरूरत हो सके तो प्रमोट करके भी लोगों को काम करना चाहिए। और एक बात और अंत में कहना चाहेंगे कि महिला समिति के जो छोटे छोटे जो कॉमर्शियल जो बैंक हैं, छोटे छोटे जो माइक्रो फाइनेंस जो है, वह माइक्रो फाइनेंस गांवों के अंदर
बड़े बड़े महिलाओं की भीड़ 150 की इकट्ठा करके और उसके जो करे वसूलने के भी ऐसे काम कर रहा है, उस परिस्थिति में वहां पर काफी भीड़ हो रहा है, महिलाएं कहाँ के बुझ नहीं पाती है और उससे बीमारी भी फैल सकता है। ऐसे कई ऐसे चीज है जिसको सख्ती की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आपने मौका दिया लोगों को बोलने का, हमें भी मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। उनको बोलना हाँ, लास्ट टाइम वीडियो में खराबी के कारण अपनी बात नहीं रख सके थे। मैं पुनः अनुरोध करूंगा श्री हलधर महतो, मार्क्सिस्ट पार्टी। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री धन्यवाद। आवाज जा रही है? माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद मीटिंग बुलाने के लिए। और आज जो जरूरत है कि बेड का इसका उपलब्ध किया जाए, दवा को उपलब्ध किया जाए, लोग को जहाँ पर रहता हॉस्पिटल में उसको खाने का भी दिक्कत हो जाता है, उसका भी व्यवस्था किया जाए और भीड़ पर कंट्रोल किया जाए। भीड़ बहुत ज्यादा होती है, भीड़ को जैसे बाजार हाट त्योहार में भीड़ जो हो रहा है उस पर कंट्रोल करने की व्यवस्था किया जाए। बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, शिक्षा पर थोड़ा जोर दिया जाए, किस तरह से उसको शिक्षा दिया जाए। गरीब के बच्चों के पास मोबाइल नहीं है कि वो पढ़ पा रहे हैं, इसलिए उनको कैसे पढ़ाया जाए इस पर भी दिया जाए। टीकाकरण घर घर जाने का जरूरत है, हर लोग को टीकाकरण कराया जाए। और गांव में साफ सुथरा नहीं होता है, क्योंकि नगर निगम में तो सफाई मजदूर भी होता है, यहाँ पर नहीं होता है, कि सफाई का भी व्यवस्था किया जाए। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी ने जो मीटिंग बुलाया है इसलिए उनको धन्यवाद। हमारे मार्क्सिस्ट की ओर से हम लोग हर समय आपके कदम का सराहना करते हैं और आने वाला दिन जो भी संकट है उससे निपटाना करने के लिए हम लोग भी आपका सहयोग में रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बैठक के अंत में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी। आप सभी लोगों को का महत्वपूर्ण सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आज इस संक्रमण में सरकार को अपने महत्वपूर्ण सुझाव से अवगत कराया है। माननीय सभी सदस्यों ने अपनी अपनी सुझावें दी हैं और दीपक प्रकाश जी ने सरकार का समर्थन और केंद्र सरकार से सहायता देने की बात की है। ये बहुत ही सराहनीय बात है और हम उनके सुझाव और उनके सहयोग की पूरी उम्मीद करते हैं। और हमारे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हमारे सहयोगी डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने भी अपनी सुझाव दी है, जिसमें टेस्ट रिपोर्ट को लेकर जिसमें अधिक तेजी लाने की बात कही गई है। निश्चित रूप से इस विषय पर भी हमारी नजर है और इस पर अधिक से अधिक बढ़ाने की हमारी भी चिंताएं हैं कि हर व्यक्ति की जांच हम और उन तक हम पहुंचे। हमारे बड़े भाई सुदेश महतो जी की भी सुझाव आए, उन्होंने भी जनप्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल करने का सुझाव दिया है। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत इनका आभार प्रकट करता हूं। आरजेडी के भी सुझाव का मैं आभार प्रकट करता हूं। हमारे कमलेश सिंह जी का भी एक महत्वपूर्ण सुझाव आया है, वाम दलों की तरफ से भी सुझाव आए हैं, इनके लिए भी मैं उन सबका सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं यही कहना चाहूंगा सम्मानित सदस्यों कि वर्तमान हालात
किसी से छुपा नहीं है, ना इसे कोई छुपा सकता है। और ये जग जाहिर है। आज कई ऐसे माध्यम हैं जिसके सहयोग से हमें कई सूचनाओं को प्राप्त करने में सहूलियत होती है। इसलिए सच्चाई ऐसे स्थिति में, ऐसे संक्रमण में छुप कभी नहीं सकती है, मेरा ये मानना है। और हम अपने सीमित संसाधनों के साथ जो बेहतर उपाय हैं उसके साथ हम आगे जा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि इस राज्य में जब एक भी RT-PCR लैब नहीं हुआ करते थे, उस समय से हमने इस राज्य में कोरोना से जंग लड़ना प्रारंभ किया था। और आज राज्य में लगभग कोरोना का टेस्ट हर जिले में हो रहा है। कम बेसी कहीं ना कहीं सभी जिलों में हो रहा है। कुछ तो डेडिकेटेड वर्ल्ड क्लास लेबोरेटरीज हम लोगों ने यहाँ लगाए हैं। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि RT-PCR जो लैब है, जो अभी हमारे राज्य में 7 जगहों पर डेडिकेटेड कार्यरत हैं, अभी उसको बढ़ाकर 9 करने के निर्णय हमने लिया है। अभी हमारे पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, पलामू, गोड्डा, गुमला, बोकारो, रांची, देवघर, इन सब जगहों में भी RT-PCR लैब स्थापित करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और इसके साथ साथ चूंकि हम लोगों ने सैंपल कलेक्शन बहुत ज्यादा उसमें गति दी है, और उसके अनुपात में मशीनों का जो कार्य करने की क्षमता है वो उसमें समन्वय नहीं बन पा रहा है, उसमें तालमेल नहीं बन पा रहा है। और इसको लेकर हम लोगों ने तत्काल 2 बड़े कोवास मशीन, जो बहुत बड़े पैमाने पर उस सैंपलों की टेस्ट करता है, वो मशीन लेने का भी हम लोगों ने निर्णय ले लिया है। उसका हम लोगों ने ऑर्डर जारी भी कर दिया है। और हमको लगता है कि लगभग कितने 15 दिन लगभग हमें तो 15-20 दिनों का समय कह रहे हैं। मान के चला जाए कि 20-25 दिनों में वो भी हमें उपलब्ध हो जाएगी। और हमने ये डायरेक्शन भी दिया है कि कम से कम हर जिले में 50 ऑक्सीजन युक्त बेड का उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। ये हमने विभाग को, मुख्य सचिव के माध्यम से सभी राज्य जिलों को आदेश निर्गत किए हैं। और इसके अलावा प्रमंडलीय स्तर पर 100 ऑक्सीजन बेड अतिरिक्त उपलब्ध करने का भी हम लोगों ने निर्णय लिया है। और जिला स्तर पर, प्रमंडल स्तर पर ये एक अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता सुनिश्चित करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। रांची जिले में की जो स्थिति है, अभी 1 सप्ताह के अंदर हम लोगों ने 600 अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड की सुविधा उपलब्ध कराई है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 630 अतिरिक्त ऑक्सीजन बेड की सुविधा हम लोग कर रहे हैं। अभी इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्र की जहां तक बात करें, हम लोगों ने ग्रामीण क्षेत्रों में अभी हमने डायरेक्शन दिया है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में ऑक्सीमीटर और जो टेम्परेचर थर्मामीटर उपलब्ध कराया जाए। और एक मेडिकल किट हम लोगों ने तैयार किया है, जिसमें इमरजेंसी दवाएं हैं, जैसे पैरासीटामोल हो या सर्दी खांसी बुखार जो सिम्टम्स हैं, उसके को ध्यान में रखकर एक प्रिलिमिनरी क्यूरिंग के लिए हम लोगों ने एक पैकेट तैयार किया है, जो हर व्यक्ति तक राज्य में बांटने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। और इसके अलावा पैरामेडिक कर्मियों की मैपिंग कर रहे हैं, जिससे हम अधिक से अधिक मानव संसाधन का हम को उपलब्ध करा पाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे राज्य में डॉक्टर भी संक्रमित हो रहे हैं, लैब टेक्नीशियन भी संक्रमित हो रहे हैं। हमारे 2 डिप्टी कलेक्टर का देहांत भी हुआ इस संक्रमण में। हमारे माननीय कई विधायक संक्रमित हैं।
ये बात सही है कि ये स्थिति सिर्फ राज्य में नहीं पूरे देश में भयावह स्थिति अख्तियार कर रहा है, लेकिन हम लोग फिर भी अपने राज्य में अपने संसाधनों के साथ मैं समझता हूं कि अगले 15-20 दिनों के अंदर 25 दिनों के अंदर बहुत सारी चीजों को सामान्य स्थिति की ओर ले चलने की हमारी एक लक्ष्य है। हमारे डॉक्टर गंजू जी का देहांत हुआ, इसके लिए मैं निश्चित रूप से बहुत हमें भी दुख हुआ, लेकिन बड़ा कभी कभी हमें आश्चर्य होता है कि हम सरकार की चीजों को इतनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से कभी कभी उसको सपोर्ट करते हैं कि कभी कभी हमें भी निराशा उपलब्ध होती है, निराशा हाथ लगता है। गंजू जी का जितने भी प्राइवेट अस्पतालों में घूमना हुआ जहां इनको भर्ती नहीं लिया गया और अंतोगत्वा इस सरकारी अस्पताल में भी ये नहीं पहुंचे, और पिछला आपको याद होगा इस संक्रमण में हमारे इन्हीं सरकारी अस्पतालों ने जो अपनी दक्षता दिखाई है वो किसी से छुपी नहीं है, और हमको हमेशा अपनी व्यवस्था अपने हाथों पर भरोसा होना चाहिए। ये मुझे लगता है ये हम लोगों को करना चाहिए। और अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब को पत्र लिखा है कि हमारे राज्य में बहुत बड़े पैमाने में हमारे डिफेंस सेटअप यहाँ पर है, रामगढ़ में है, दीपाटोली में है, उनके जो पैरामेडिक्स फोर्सेस हैं, उनके जो अस्पताल हैं, और उनसे सहयोग की हमने मांग की है। और मुझे लगता है कि मुझे बहुत इस पर उम्मीद है, और मैं दीपक प्रकाश जी से आग्रह करूंगा भी कि आप इस आशय पर थोड़ा केंद्र पर आप बात करें, क्योंकि ये फोर्स एक बहुत बड़ी फोर्स यहाँ पर है, तो उनका भी हम सहयोग ले सकें। और जहां तक कुछ मेडिसिन की बात है, रेमडेसिविर का और भी कई ऐसे लाइफ सपोर्ट मेडिसिन है जो इसकी कमी आप लोगों को बताई जा रही है। निश्चित रूप से इसकी आज हमें काफी इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग हम लोगों ने 38,000-40,000 फाइल का डिमांड किया था, उसमें मात्र 8,000 फाइल ही अभी तक हमारे राज्य को उपलब्ध हो पाया है। और इस विषय पर हम लोग डायरेक्ट कंपनी के ही चेयरमैन से, कंपनी के ओनर से ही हम लोग बात कर रहे हैं ताकि हमें सीधे तौर पर ये उपलब्ध हो। हमने भी अभी एक पत्र लिखा है, मुख्य सचिव लगातार सभी कंपनियों के चेयरमैनों से संपर्क में है, और उन्होंने आश्वासन तो दिया है, लेकिन अभी उनकी भी उपलब्धता निश्चित रूप से काफी क्राइसिस सिचुएशन पर है। और जहां तक टीकाकरण की बात है, वो बात सही है कि जैसा टीकाकरण का एसओपी बना हुआ है, केंद्र सरकार जैसे जैसे हमें उपलब्ध करा रही है, टीकाकरण का कार्य जल्दी हो रहा है। और इसमें एक सुझाव आया है, टीकाकरण सभी उम्रों को लगाया जाए, उम्र के लोगों को लगाया जाए। इस विषय पर केंद्र सरकार ही हमें कोई डायरेक्शन दे सकता है, या हम लोग उनसे रिक्वेस्ट जरूर कर सकते हैं कि यहाँ पर इसकी आवश्यकता है। और कई चीजें हैं, कुछ बात आई है राज्य में लॉकडाउन को लेकर, कड़ाई से पालन करने की कई चीजों को लेकर, और इस विषय पर हमने कई चीजों को मौजूदा हालात में ध्यान में रखते हुए कुछ निर्णय जारी भी किए हैं। जैसे अभी हम लोग का झारखंड एकेडमिक काउंसिल के प्रैक्टिकल्स के एग्जाम होने थे, लगभग उसमें 4.5 से 5 लाख विद्यार्थियों का उसमें ये इन्वॉल्वमेंट था, जिसको हम लोगों ने अभी स्थगित किया है। और इस विषय पर सभी पहलुओं पर नजर रखी जा रही है, और इस विषय पर कैसे हम इसके चेन को ब्रेक करें और कितने मजबूती से इसकी हम अमल पे ला सकें, इस पर हम लोग बहुत जल्द निर्णय लेंगे। अभी चूंकि हमारे यहाँ हमारे प्रवासी मजदूर भी
बड़े पैमाने पे वापस हो रहे हैं, जो आप लोगों को भी इसका संकेत है। और महाराष्ट्र और पुणे से ट्रेनें भी चली हैं, तो उन लोगों का भी हमें ख्याल रखना है। और आप लोगों से भी आग्रह है, अपने जनप्रतिनिधियों, अपने सहयोगियों से आप भी ये कहें कि जो लोग संक्रमित हैं लेकिन सामान्य है, तो उनको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और तुरंत अस्पताल के जगहों को ऑक्युपाई करने की आवश्यकता नहीं है। और कभी कभी तो ये भी खबर है कि अस्पताल में जाने के बाद जब तक पूर्णतया लोग ठीक नहीं होते, वो अस्पताल छोड़ने को तैयार नहीं होते हैं, और नतीजा ये होता है कि फिर जगह की कमी होती है। ये एक अनंत काल की व्यवस्था सी स्थिति उत्पन्न हुई है। अब ये बात जरूर है कि ये संक्रमण है, ये एक ऐसा वक्त है जहां कोई भी चीजें परफेक्ट या ये नहीं हो सकता है कि इसके बाद यही सबसे बेहतर हो सकता है। इसलिए हम लोगों का प्रयास है और आप लोगों का सहयोग। अभी हमारे साहेबगंज के हमारे सांसद महोदय ने अपने सांसद फंड से वहाँ RT-PCR लैब बनाने का उन्होंने अपना योगदान दिया है। वहां पर बड़ी तेजी से लैब का निर्माण किया जा रहा है। तो उनके अपने निधि के अनुरूप जितना उनका सक्षम था वो उन्होंने किया है। उसमें सरकार भी उसको अब सहयोग कर उसको बड़ा लैब कर रही है। इस तरीके से आप लोगों का भी सहयोग के रूप में जो सुनिश्चित बेहतर होगा वो किया जाएगा। और आप अपने व्यक्तिगत रूप से भी अपने इस भूमिका को निभा सकते हैं। इसलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने इतना महत्वपूर्ण सुझाव और इस संकट की घड़ी में आप लोग सरकार के साथ खड़े हैं। और निश्चित रूप से हम सब लोग मिलकर इस संक्रमण को राज्य से बाहर करेंगे। और सब लोग शहर से लेके ग्रामीण क्षेत्र तक, चाहे किसान हो या आम नागरिक हो, यहाँ पर सभी लोगों के हितों की रक्षा करना राज्य सरकार की दायित्व है। और हर दायित्व से ईमानदारी के साथ ये सरकार निभाने के लिए तत्पर है। और बहुत जल्द ही आप लोगों को, मैं समझता हूं कि हम लोग जिस रफ्तार के साथ काम कर रहे हैं उसमें हम लोग अपने राज्य को फिर सुरक्षित स्थिति पर लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों को मेरी तरफ से जोहार।